हेलो फ्रेंड्स, मैं मानसी मौर्य एंड नाउ यू आर वाचिंग M.M एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं। एंड एज वी नो, कौन सा पार्ट है? पार्ट नंबर 2 है। अगर पार्ट नंबर 2 यहाँ पे देख रहे हैं, ऑब्वियसली इट मीन्स हम पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे साथ नहीं पढ़ रखा है, देन यार प्लीज़ जाके फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट देखिए, देन सेकेंड पार्ट देखिए। बिकॉज ऑफ यहाँ पे सेकेंड पार्ट में जो बातें होंगी अभी, वो कहीं ना कहीं इस फर्स्ट पार्ट पे डिपेंडेंट होंगी। सो यार जाके देखिए, देन इसे देखिए, ओके। और हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि अगर अभी तक आपने लास्ट के चैप्टर नहीं देख रखे हैं, देन उसे जाके देखिए, ओके। बिकॉज ऑफ अगर आप स्टेप टू स्टेप चलेंगे, चीज़ें ऑलवेज क्लियर रहेंगे। जैसा कि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ कि देखो भाई, स्टेप टू स्टेप चलना चाहिए। अगर आप सीढ़ी चढ़ रहे हो तो स्टेप टू स्टेप चढ़िए। अगर एक पहला छोड़ के चलोगे तो कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस ज़्यादा होंगे। सो यार, स्टेप टू स्टेप चलना है, सारी बातें क्लियर रहेंगी। होप है आप लास्ट के वीडियोस देखे होंगे, लास्ट के चैप्टर देखे होंगे, लास्ट के पार्ट देखे होंगे, देन यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 के पार्ट 2 पे आए होंगे। सो यार, मैं ये बात मान के चलती हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी मिलते रहें और आप हमारे साथ बने रहें, ओके। तो यहाँ पे देखिए, आज हम क्या कुछ बातें करते हैं। एज वी नो, हम अभी तक पढ़ चुके हैं इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। तो ऑब्वियसली हमें क्या पढ़ना है आज? एड्स पढ़ना है, कुछ डिजीज़ हैं, एड्स पढ़ना है, कैंसर पढ़ना है और कुछ ड्रग, अल्कोहल, ये सारी बातें हमें देखना है। जो कि हाँ, यहाँ पे कुछ ये जो डिजीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक दैट एड्स, कैंसर। और पीछे भी हमने कुछ बातें की हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि कुछ डिजीज़ हो गई, ओके, कॉमन कोल्ड, निमोनिया, डायरिया तो है नहीं, टाइफाइड, और उनके कुछ टेस्ट हो गए, किस पैथोजन के कारण डिजीज़ कॉज हो रही है, ओके। आपको याद क्या करना है? डिजीज़ याद करना है, पैथोजन याद करना है, और उनके कौन कौन से टेस्ट हैं। वैसे तो टेस्ट एक ही दो हैं, बिडाल टेस्ट, लाइक दैट। तो ये सारी बातें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ओके, बिकॉज ऑफ आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बातें ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं एड्स, ओके। हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एड्स पढ़ते हैं, ओके। तो एज वी नो, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ही, मीन्स पार्ट 1 में ही ये बात बोल दी थी कि भाई ये डिजीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और जितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं ख़तरनाक भी उतनी ही है, ओके। बिकॉज ऑफ ये डिजीज़ ऐसी है ना, ये डिजीज़ एड्स, ये ऐसी डिजीज़ है, अगर किसी बंदे को एक बार हो गई है तो ये बात तो मतलब कमिटमेंट हो गई है, ये बात कमिट हो गई है कि उस बंदे की डेथ निश्चित है, ओके। उस बंदे की डेथ कमिट हो गई। हाँ, वो अलग बात है, हम काफ़ी सारे ट्रीटमेंट करके, काफ़ी सारे उपचार करके लाइफ को लॉन्ग थोड़ा सा बना सकते हैं। वैसे यहाँ पे यही सारी बातें हमें देखनी है, तो देखते हैं, ओके। द वर्ड एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो मैं आपको बताऊं, अभी आप लास्ट के पार्ट में ये बात पढ़ के आए हो कि आपके पास कितने टाइप की इम्यूनिटी होती है, कितने टाइप का इम्यून सिस्टम होता है, 2 टाइप का, है ना। आप यही बातें पढ़ के आए हो ना कि आपके पास कितने टाइप का इम्यून सिस्टम होता है भाई? 2 टाइप का। तो वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था? एक इनेंट इम्यून सिस्टम होता है एंड सेकेंड वन एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था कि जो भाई ये इनेंट इम्यून सिस्टम होता है, ये बाय बर्थ हमारे साथ होता है, हमें विरासत में मिलता है। लेकिन ये जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम होता है, ये हमें कमाना पड़ता है, बनाना पड़ता है एट द लाइफ स्पैन। हमें अपनी लाइफ टाइम के दौरान ये सारी चीज़ें कमानी पड़ती हैं। ये जो इम्यून सिस्टम है, एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम, ये हमें अपनी लाइफ में कमाना पड़ता है, गेन करना पड़ता है। तो ये डिजीज़ जो है ना, इसके नाम में ही, ये जो एड्स डिजीज़ है ना, इसके नाम में ही सबसे पहले आपको क्या मिला है कि ये डिजीज़ खुद ब खुद नहीं आई है, इससे आपने खुद गेन किया है, इससे आपने पूरे होशो हवास में ये डिजीज़ आप लेने गए थे, ओके। बातें समझ में आ रही हैं? हाँ जी, बातें समझ में आनी चाहिए, ओके। और यहाँ पे दूसरी बात क्या कही गई है? इम्यूनो डिफिशियंसी मीन्स ये ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम हो जाता है। बातें समझ रहे हैं? और अगर आपको कोई डिजीज़ हुई है तो उससे लड़ने के लिए आपका क्या अच्छा होना चाहिए भाई? इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको पार्ट 1 में ही ये सारी बातें बता दी। देखो, होता है ना, अगर किसी को बार बार कॉमन कोल्ड हो रहा है, सीज़न चेंज हुआ नहीं कि जुकाम, बुखार, छींकें आ रही हैं, तो ऐसे कॉमन वर्ड में हम बोलते हैं भाई इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है, हर बदलते सीजन में जुकाम हो जाता है ना, बोलते हैं। तो इम्यून सिस्टम अच्छा है तो
अगर छोटे मोटे पैथोजन आए तो उनसे तो हमारी बॉडी खुद ही लड़ लेगी। हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो आर्मी है वो खुद ही लड़ लेगा। तो यहाँ पे इस डिजीज में क्या होता है, अगर कोई इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर दे रहा है, देखो ये हमारी कंट्री है, मानती हूँ हमारी कंट्री का शेप ऐसा नहीं है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है नहीं, सो वैसे तो मैं बना नहीं पाऊंगी। ओके, तो सपोज कि इट्स आवर कंट्री, तो यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, चारों तरफ बॉर्डर पे हमारी कंट्री के सैनिक लगे हुए बॉर्डर पे, है ना। तो ये ऐसी डिजीज है ना जो हमारे ये जो सैनिक है ना इन्हीं पे अटैक कर देती है। अब अगर यहाँ पे जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर उन्हीं पे अटैक हो जा रहा है तो देश की तो भाई कुछ बात ही नहीं कही जा सकती है। तो वैसे ही ये डिजीज है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक कर दे रही है। ओके, तो फिर मैंने आपको बताया कि किसी भी पैथोजन से लड़ने के लिए क्या जरूरी है, इम्यून सिस्टम। तो ये किसी भी पैथोजन से लड़ नहीं सकती, एकदम सिंपल वर्ड में मैं आपको बात बताऊं। एंड सिंड्रोम मीन्स बात करूं तो सिंड्रोम इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। अब यार बात करूं कि अगर आपसे कोई कहता है कि रिस्पायरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम है, ओके, रिस्पायरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम है या रिस्पायरेटरी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं एक ही सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप बातें समझ जाते हो कि कौन सी डिजीज हुई होगी। अगर आपसे कोई कहता है कि रिस्पायरेटरी पैसेज में प्रॉब्लम है तो हो ना हो कॉमन कोल्ड हुआ होगा, है ना। अगर कोई कहता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन में प्रॉब्लम है तो हो ना हो निमोनिया हुआ होगा। हाँ, आगे बात बढ़े तो हम एकदम से ये मतलब कमिट करेंगे कि हाँ भाई यही डिजीज हुई है। लेकिन अगर कोई कहता है कि हाँ एक ही सिम्टम्स बता देता है तो फिर भी अगर कोई एक ही सिम्टम्स बताता है फिर भी हम डिजीज समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, हर तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं। क्यों हर तरीके के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं? बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमारा जो ये इम्यून सिस्टम है ना, इम्यून सिस्टम की ऐसी की तैसी हो गई है यहाँ पे। तो जहाँ पे जिन पैथोजन को जगह मिलती है, जगह क्या मिलनी है, सब आके बैठ जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं। अगर आप यहाँ पे ये कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं, तो ऑब्वियसली आप ये भी कह सकते हो कि ग्रुप ऑफ डिजीज देखने के लिए मिलती है। ओके, तो देखो ये सारी बातें तो हो ही चुकी है। द मीन्स ऑफ डिफिशियंसी in immune system, okay, acquired during the lifetime of individual, indicating that it is not congenital disease। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई ये कोई आपको दे के नहीं जा सकता है, आपने अपने होशो हवास में ये डिजीज लेने गए हो, आप अपने होशो हवास में ये डिजीज गेन करने गए हो, एक्वायर की है आपने इसे। बातें समझ रहे हो आप? सिंड्रोम मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया इजिली। ओके, और ये डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल कब देखी गई? 1981 में ये डिजीज रिपोर्ट की गई है। और अगर हम लास्ट के 25 ईयर को लें तो वहां पे 25 मिलियन ऑफ पर्सन की डेथ हो चुकी है। क्यों डेथ हुई है? किस डिजीज के कारण? एड्स के कारण 25 मिलियन पर्सन की डेथ हो चुकी है। और ये डिजीज फर्स्ट ऑफ ऑल कब देखी गई थी? 1981 में। ओके, फिलहाल तो अगर हम यहाँ पे तो मतलब हम 25 ईयर ले रहे हैं, अगर हम 1981 से लें तो लगभग कितने साल हो रहे हैं? 40 से 41 साल हो रहे हैं। 2021 चल रहा है। ओके जी, तो इतने टाइम में यहाँ पे 25 मिलियन पर्सन की ही डेथ नहीं हुई होगी, और भी लोग मरे होंगे। ये तो आपके एनसीईआरटी में सिर्फ इतना ही दिया गया। ओके, एड्स इज कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस मींस HIV। ओके, ये जो HIV वायरस है, अगर ए मेंबर ऑफ अ ग्रुप ऑफ वायरस, अगर ये जो मतलब ये ग्रुप है HIV वायरस का पूरा ग्रुप है, इसके अगर पर्टिकुलर एक मेंबर की बात करें तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेट्रोवायरस बोलते हैं। रेट्रोवायरस, इसके नाम में बहुत सारी बातें दी गई हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। ओके, रेट्रोवायरस आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़े होगे। देखो यार, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि भाई आप स्टेप टू स्टेप पढ़ा करिए, आप लास्ट के चैप्टर पढ़िए देन यहाँ आइए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट चैप्टर पढ़ो, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। बिकॉज ऑफ क्या होता है ना यार, ये जो थर्ड चैप्टर आप पढ़ोगे ना, सेकेंड पे बातें कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही होंगी। ये जो सेकेंड चैप्टर आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं फर्स्ट पे बातें डिपेंड कर रही होंगी। ओके, तो हमने यहाँ पे हम ये बात कर रहे थे, आप फिफ्थ चैप्टर में आप मेरे साथ पढ़ोगे सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ओके, वहाँ पे आपने मेरे साथ ये देखा होगा कि अगर डीएनए के टेम्पलेट पे डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसे हम क्या बोल रहे थे? रेप्लिकेशन बोल रहे थे।
क्या बोल रहे थे, रिप्लिकेशन बोल रहे थे। और वहीं पे अगर डीएनए के टेम्पलेट पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा था तो उसे हम क्या बोल रहे थे, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे उसे हम, ट्रांसक्रिप्शन बोल रहे थे। बातें ध्यान से सुनिएगा, अगर डीएनए से डीएनए बन रहा है इट्स नोन एज रिप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बन रहा है इट्स नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, बातें ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, तो इस मतलब इस एचआईवी वायरस की नॉर्मली ऐसा होता है हम लोगों में या फिर किसी में भी, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, ऐसा होता है। ओके, आप अगर वो 5th चैप्टर पढ़े होगे तो बातें अच्छे से समझ रहे होगे। ओके, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ इतना देखना है नॉर्मली तो ऐसा होता है, लेकिन ये जो एचआईवी वायरस है ना, इसका केस थोड़ा सा उल्टा होता है। इस एचआईवी वायरस में, ये एचआईवी वायरस क्या करता है, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करने लग जाता है। बातें समझ रहे हो, आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करने लग जाता है, इट्स मीन्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाता है। क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे आप 2 वर्ड देख रहे हो, एक री देख रहे हो और दूसरा ट्रांस यहाँ पे ले लीजिए, और ये वायरस, तो ये वायरस क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको? हाँ जी, आनी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए। ओके, अगर मैं बात करूँ कि ये जो डिजीज़ है एड्स है तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये डिजीज़ कैसे ट्रांसमिशन होती है, कैसे ट्रांसमिट होती है। इसका अगर ट्रांसमिशन वाला केस देखा जाए तो ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन जनरली अकर बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, और दूसरा देखें तो ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि हेल्दी है, अगर कंटामिनेटेड ब्लड या फिर कंटामिनेटेड ब्लड के प्रोडक्ट्स कुछ भी ले रहा है, कुछ भी गेन कर रहा है, तो उसे ये डिजीज हो सकती है। ओके, बाय शेयरिंग इन्फेक्टेड निडल्स एज द केस ऑफ इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज। ओके, तो आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि लोग जो सिरिंज के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, इंट्रावीनस मतलब अपनी वेन्स में जो ड्रग्स लेते हैं, तो अगर एक निडल से मतलब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है बाय एड्स और उसी सिरिंज से वो उसका दोस्त भी मतलब ड्रग्स ले रहा है इंट्रावीनस, तो ऑब्वियसली उसके दोस्त को भी ये डिजीज पहुंच सकती है। ओके, फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू ये डिजीज जा सकती है उसके फीटस तक। ओके, बातें समझ रहे हो आप? अगर कोई ऐसी प्रेग्नेंट लेडी है जिसको एचआईवी वायरस है, जिसकी बॉडी में जो एड्स से ग्रसित है, तो उसका जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा उसको भी ये डिजीज हुई रहेगी। ओके, तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं ओके जो हाई रिस्क ऑफ गेटिंग एचआईवी वायरस इंक्लूड्स होते हैं। ओके, ऐसे कौन कौन से मतलब लोग हैं जो कि इस रो में होते हैं हाई रिस्क वाले में कौन कौन से ऐसे लोग आते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा इंडिविजुअल विद मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स। ओके, कोई एक ऐसा बंदा जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हो। एंड बी नंबर पे मैं आपसे बात करूं, ड्रग एडिक्ट्स। सी नंबर पे बात करें, थर्ड नंबर पे बात करें तो ऐसे इंडिविजुअल हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो ब्लड वगैरह भी अगर दिया जाए तो मतलब उसकी भी जांच अच्छे से कर लेनी चाहिए, उसको भी एग्जामिन कर लेना चाहिए। ओके, तो मतलब देखिए, आपको तो लग रहा है कि हाँ, जो मैं ब्लड ले रहा हूँ, मुझे ज़रूरत है ब्लड की, मेरी बॉडी में ब्लड कम है, मैं ब्लड लेके ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पे कहीं ऐसा होता है कि एक पेशेंट जो होता है बीमार तो कम होता है लेकिन कहीं और ज़्यादा बीमार हो सकता है। और ये भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये डिजीज़ ऐसी होती है जो कि डेथ तक पहुंचा देती है। ओके, एंड नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे ये एक ऐसा केस है ना जो कि मतलब ये डिजीज़, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डिजीज़ ऐसी है जो कि आप खुद से एक्वायर करते हो। तो यहाँ पे ये एक ऐसा केस है, चाइल्ड वाला एक ऐसा केस है जो कि मतलब ये चाइल्ड तो खुद से एक्वायर नहीं कर रहा, अब उसमें बच्चे की क्या गलती है। ओके, तो ये बात आपको होप है समझ में आई होगी। फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे प्लेसेंटा के थ्रू, बातें समझ रहे हो, प्लेसेंटा के थ्रू डिजीज जा रही है। ओके, यहाँ पे अच्छा आप देख लीजिए, पीपल हु आर हाई रिस्क ऑफ गेटिंग दिस इन्फेक्शंस। इसमें कौन कौन इंक्लूड हैं? इंडिविजुअल हु हैव मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ड्रग एडिक्ट्स जो कि ड्रग्स लेते हैं इंट्रावीनसली,
मैंने आपको बताया है कि भाई एक ऐसी सिरिंज जिससे एक ऐसा इन्फेक्टेड बंदा भी ले रहा है और उसी से एक हेल्दी बंदा भी ले रहा है, तो वो ऑब्वियसली इन्फेक्टेड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें तो चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, एक ऐसा बच्चा जिसकी माँ कैसी है, HIV इन्फेक्टेड है, तो अगर आफ्टर बर्थ वो कैसा होगा, वो जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा वो कैसा होगा, HIV इन्फेक्टेड होगा। ऑब्वियसली आपको ये सारी बातें पता है। ओके, अच्छा यहाँ पे आपने क्या देखा, जो इतने सारे पॉइंट्स हमने बात किए, आपने एक बात नोटिस की होगी क्या, यहाँ पे डिजीज जो स्प्रेड हो रही है ये कैसे स्प्रेड हो रही है, बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड हो रही है। यहाँ पे जितने भी केस आप देखे हैं बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड हो रही है, बातें ध्यान दिए होंगे आप। ओके, और मैं आपको बताऊं कैसे नॉर्मली बात व्यवहार से ये डिजीज नहीं फैलती है। ओके, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट HIV एड्स इज नॉट स्प्रेड बाय मेयर टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। ओके, तो उनसे बातचीत करो, अच्छा सा व्यवहार बनाए रहो। तो देखो हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं ये मिसकंसेप्शन है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से ही ये डिजीज मतलब होती है, लोगों को स्प्रेड होती है, तो ऐसा नहीं है। आपने यहाँ पे केसेस देखे, भाई अगर कोई कंटामिनेटेड ब्लड ले रहा है या फिर ब्लड के कुछ पार्टिकल्स ही ले रहा है तब भी ये डिजीज फैल सकती है। हाँ, ये बातें गलत है कि कोई बैठ के ड्रग्स वगैरह ले रहा है, हाँ तो उसे आप गलत नज़र से देखो। और यहाँ पे ये जो चाइल्ड वाला केस है ये तो भाई गलत है ही नहीं। ओके, बातें समझ रहे हो आप। या फिर अगर किसी को हॉस्पिटल में ही आप देखे हो ना, ये जो मतलब इंट्रावीनसली ड्रग वाला केस है, तो यहाँ पे कैसे डिजीज फैल रही है, निडल से फैल रही है, सिरिंज से फैल रही है। ओके, तो आप हॉस्पिटल में जाते हो तो ये बात ध्यान देनी चाहिए आपको भी, कहीं ना कहीं आपका भी फर्ज है डॉक्टर के साथ साथ, या फिर जो आपको इंजेक्शन लगा रहा है आपका भी फर्ज है कि ये बात आप एक बार कम से कम पूछ ही लो कि क्या ये निडल साफ है या फिर आपके सामने सील खोली जा रही है। तो ये सारी बातें थोड़ा सा आप भी ध्यान रखिएगा। ओके, it is hence imperative for the physical and psychological well-being that the HIV/AIDS infected person are not isolated from family and society। देखो यार, ये डिजीज ऐसी नहीं है कि ड्रॉपलेट से फैल जाए कि हाँ बंदा छींक मार रहा है तो आपने जो एयर इनहेल की, तो ऐसा नहीं है। ओके, या फिर आप फिजिकली टच वच करते हो तो ऐसा नहीं है कि ये डिजीज स्प्रेड हो जाए। और हाँ, बात व्यवहार बना के रखिए, क्योंकि उसे साइकोलॉजिकल तरीके से मतलब मेंटली उसे अच्छा बनाए रखिए। ओके, मैंने आपसे जैसा कि बात की, देयर इज ऑलवेज टाइम लैग बिटवीन इन्फेक्शंस एंड अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स। ओके, मैं आपको बताऊं ये बात भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाती है, टाइम लैग वाली। पता लगता है कि वायरस जब बॉडी में इंटर करता है, HIV वायरस जब बॉडी में इंटर करता है तो लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं सिम्टम्स शो होने में। बातें समझ रहे हो, 5 से 10 साल लग जाते हैं सिम्टम्स शो होने में। ऐसा नहीं है कि HIV वायरस बॉडी में इंटर किया बस हफ्ते भर बाद उसके सिम्टम्स नज़र आने लग गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजुअली 5 to 10 ईयर्स लग जाते हैं इसके सिम्टम्स शो होने में। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो रेट्रो वायरस है, HIV वायरस है, इसका पूरा साइकिल देख सकते हो आप। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रेट्रो वायरस। ओके, वायरल प्रोटीन कोट। ओके, तो ये जो वायरस होता है, वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, पहली बात तो ये नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट करता है, फिर उसके बाद क्या करता है, ये जो वायरल DNA इज प्रोड्यूस टू रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे ये जो RNA है, RNA क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। एज वी नो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, RNA रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो क्या फॉर्म होगा, DNA फॉर्म होगा। और नॉर्मली क्या होता है, DNA से RNA का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप लास्ट वाली स्लाइड में देख के आ रहे हो, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। ये सीधा साधा सा है, मतलब सीधे सीधे हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, HIV वायरस वाले केस में RNA से DNA का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ऑब्वियसली हम उसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोल देते हैं। और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। बातें ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक एंजाइम करता है रिवर्स वाले केस में, रिवर्स वाले केस में एक एंजाइम काम करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, बातें ध्यान रखिएगा। तो हाँ, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अब जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुआ, उसके बाद ये RNA से DNA बना। अब ये DNA क्या करेगा, आपके DNA में जाके कहीं बाइंड हो जाएगा, कहीं जाके बाइंड हो जाएगा ये इन्फेक्टेड वाला पोर्शन। ओके, आपके न्यूक्लियस में। तो ये DNA क्या करेगा, अब ये DNA जैसा कि नॉर्मली होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, RNA का फॉर्मेशन करेगा।
आरएनए का फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे ये देख रहे हो आप, ये जो है न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। ये इन्फेक्टेड सेल थी, ओके, इन्फेक्टेड सेल थी, मतलब कि उसके न्यूक्लियस में ये डीएनए जाके बाइंड हो गया था। अब ये डीएनए अपना आरएनए बनाएगा, तो यहाँ पे ये वायरल आरएनए का फॉर्मेशन हो गया। अब ये आरएनए का काम क्या होता है? ट्रांसलेशन करना। तो ट्रांसलेशन की हेल्प से ये प्रोटीन भी बना लेगा। अब ये प्रोटीन बना लिया, तो यहाँ पे देखिए इसके पास प्रोटीन भी आ गया, इस वायरस के पास। न्यू वायरसेस आर प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नया वायरस बन गया है। अब ये जो नया वायरस बन गया है, अब ये अलग अलग सेल को जाके इन्फेक्ट करेगा, इसका काम ही यही है। फिर आगे यही साइकिल, फिर ये सारी अलग अलग सेल फिर यही काम करेंगी। तो ऐसे ये वायरस, मतलब वायरस का ये जो साइकिल है, ये ऐसे चलता रहता है। ओके, बातें समझ में आई आपको? हाँ जी, आनी चाहिए, बातें समझ में आनी चाहिए। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आफ्टर गेटिंग into the body of the person, the virus enters into macrophages where RNA genome of the virus replicates to form of viral DNA, जो कि अभी आप डायग्राम में देख के आ रहे हो, है ना। और किसकी हेल्प से? मैंने आपको पहले ही बताया था, एक एंजाइम काम करता है। कौन सा एंजाइम? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम काम करता है यहाँ पे। कौन सा एंजाइम काम करता है यहाँ पे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ओके, किससे? आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन करने में। ओके, जो कि अभी आप देख के आ रहे हो। ओके, the viral DNA gets incorporated into host cell DNA and direct the infect cell produce virus particles. Okay, the macrophage continue produce virus and in the way of acts like HIV factory. देखो मैंने आपको क्या बताया कि जितने HIV बनेंगे, ओके, जितने HIV बनेंगे उतने मैक्रोफेज में जाएंगे, और मैक्रोफेज का काम क्या होगा? उतने वायरस बनाएगी। ओके, मैक्रोफेज का काम क्या होगा? उतने वायरस बनाएगी। अभी आप डायग्राम में देख कर। और ये काम होने के साथ साथ यहाँ पे और कौन इन्फेक्ट होता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट, टी सेल। ओके, यहाँ पे और कौन इन्फेक्टेड होता है? टी सेल। अब ये टी सेल कौन है? मैंने आपको लास्ट के वीडियो में भाई बताया, लास्ट के पार्ट नंबर 1 में बताया कि हमारे पास क्या होती हैं? लिम्फ नोड होती है। हमारी बॉडी में क्या होती है? लिम्फ नोड होती हैं। लिम्फ नोड में 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स बनती हैं। कौन कौन सी? एक टी लिम्फोसाइट एंड सेकेंड वन बी लिम्फोसाइट। तो मैंने वहां पे आपको बताया था कि भाई ये जो टी लिम्फोसाइट है ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा आईएमपी है, ये बहुत ही ज्यादा आईएमपी है। जैसे कि यहाँ पे ये बात जानना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टी सेल बी सेल के बारे में, वैसे ही यहाँ पे आपकी बॉडी में ये जो टी लिम्फोसाइट है ना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कैसे इंपॉर्टेंट होती है, क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये सही बातें यार मैंने आपको बता रखी हैं, लेकिन हाँ फिर भी आप यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, इसीलिए बोलती हूँ कि भाई आप पीछे के वीडियो जरूर देख के आया करो। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ की बातें पार्ट 1 पे डिपेंड कर रही होती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बताती हूँ, फिर भी बताती हूँ। ओके, देखो मैं ये बता रही थी कि ये जो, देखो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो टी लिम्फोसाइट होती हैं 3 तरीके की होती हैं। मेमोरी टी लिम्फोसाइट, हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बॉडी में जब कोई पैथोजन आता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही जागती है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्हीं का काम होता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट का। ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट दौड़ के बी लिम्फोसाइट के पास जाती है और बोलती है, और इस बी लिम्फोसाइट के पास क्या होता है पता है? प्लाज्मा होता है। ये प्लाज्मा, ये जब मतलब ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये जब इसके पास जाती हैं बी लिम्फोसाइट के पास, तो बी लिम्फोसाइट एक्चुअली में लड़ने आता है। टी लिम्फोसाइट लड़ाई नहीं करती है, बी लिम्फोसाइट करती है। लेकिन अब भाई कोई जागे तो पहले, अब जब आपकी बॉडी में पैथोजन आया, अब बी लिम्फोसाइट सो रही है, ये टी लिम्फोसाइट जल्दी जागती है। अगर कोई आया, इसका काम ही यही होता है, टी लिम्फोसाइट का काम ही यही होता है। इनफैक्ट कह लो ये जागती रहती है, ये जागती रहती है। ओके, तो जैसे ही आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, सबसे पहले इसको पता चलता है, बी लिम्फोसाइट को तो बहुत बाद में पता चलता है। ओके, तो ये जब मतलब आपकी बॉडी में कोई पैथोजन आया, कोई है ही नहीं, कोई डोर नॉक करने वाला है ही नहीं, कोई बी लिम्फोसाइट को जगाने वाला है ही नहीं, तो इससे लड़ेगा कौन? आपकी बॉडी में जो पैथोजन आया है उससे लड़ेगा कौन? तो यार इसीलिए ये डिजीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपके इम्यून सिस्टम की पूरी मतलब कि ऐसी की तैसी हो चुकी है, आपके
मतलब आपका जो इम्यून सिस्टम है पूरी तरीके से खराब हो चुका है अगर टी लिम्फोसाइट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप यहाँ पे देखे थे, जब मैक्रोफेज जा चुका है, मैक्रोफेज में जाके HIV वायरस बैठ गया है, और उसके बाद भी आप देख रहे हो यहाँ पे हेल्पर टी लिम्फोसाइट भी जा रहे हैं, रिप्लिकेट्स एंड प्रोड्यूस प्रोजेनी वायरस। ओके, तो यहाँ पे टी लिम्फोसाइट में भी ये आके ऐसे ऐसे मतलब रिप्लिकेट्स करने लगते हैं और अपनी अपनी प्रोजेनी को मतलब बनाने लगती हैं। द प्रोजेनी ऑफ वायरस रिलीज इन द ब्लड अटैक अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो आपने देखा कि ये अगर ये खुद को नंबर में मतलब बढ़ाने लगती हैं, ये अपनी प्रोजेनी बनाने लगती हैं, ये रिप्लिकेट होने लगती हैं। कौन? ये HIV वायरस, ये खुद को रिप्लिकेट करने लगता है और नंबर में बढ़ने लगता है, तो ये और टी लिम्फोसाइट के पास जाता है, उनको भी बेकार करता है। दिस इज रिपीटेड टू लीडिंग प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो यार इसी तरह ये जो टी लिम्फोसाइट हैं ये नंबर में डिक्रीज हो जाएंगी, और ऑब्वियसली अगर नंबर में डिक्रीज हो रही हैं तो आपको पता है भाई टी लिम्फोसाइट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, और टी लिम्फोसाइट के पास जो ये हेल्पर टी लिम्फोसाइट हैं इनका कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है आपके इम्यून सिस्टम में। आपके इम्यून सिस्टम में सबसे बड़ा काम होता है ये जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट होती है। ये जो मेमोरी सेल वगैरह है इनका सबका बाद का काम है। प्लाज्मा सेल जो ये है, बी सेल जो है, मतलब बी लिम्फोसाइट, इनका सबका बाद का काम है। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन काम करता है? हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट। तो अगर स्टार्टिंग में ही काम बेकार है तो फिर आगे वही चलेगा। ओके, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द पर्सन सफर फ्रॉम द बोथ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो यहाँ पे ये जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन होगा, जो इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसमें ऐसे स्टार्टिंग में ड्यूरिंग मतलब स्टार्टिंग पीरियड में कुछ ऐसे ही सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट जब डिक्रीज हो रहा है तो ऐसी ही कुछ बातें देखने के लिए मिलेंगी। हेल्पर टी लिम्फोसाइट डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, और डायरिया की वजह से वेट लॉस भी देखने के लिए मिलेगा। द पर्सन स्टार्ट सफरिंग फ्रॉम infections that could have been otherwise overcome such as those due to bacteria, especially mycobacterium। मैं आपको बताऊं कि ऐसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिनकी डिजीज कॉज करने की कभी औकात ही नहीं थी, मतलब कि आपके इम्यून सिस्टम के आगे एक अच्छे खासे ह्यूमन के इम्यून सिस्टम के, उसके इम्यून के आगे ये जो ऐसे देख रहे हो आप, ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, और कुछ ऐसे पैरासाइट, मतलब छोटे मोटे पैरासाइट लाइक दैट, छोटे मोटे फंगस, वायरस, ये माइकोबैक्टीरियम, इनकी सबकी टैक्सोप्लाज्मा, इनकी सबकी डिजीज कॉज करने की मतलब कोई औकात नहीं है। लेकिन अगर टी लिम्फोसाइट हेल्पर टी लिम्फोसाइट मतलब कि अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है तो ये भी बोलेंगी, ये भी डिजीज कॉज करेंगी। अब आप ऐसे ही समझिए, एक ऐसा बंदा है जो कि मजबूत है, मजबूत इन द सेंस फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी है, फिजिकल कंडीशन भी अच्छी है, उसकी खा पी के एकदम तंदुरुस्त है। ओके, तो जब वो बंदा एकदम मतलब स्टेबल है तो उसके सामने किसी की भी बोलने की औकात होती ही नहीं थी, किसी की उसके सामने बोलने की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेकार और फिजिकल कंडीशन भी अच्छी, खा पी नहीं रहा है, 3 दिन से पड़ा है, ओके, और गरीब भी हो चुका है पूरी तरीके से, जॉब वॉब भी छूट गई है एकदम से, और जो बैंक बैलेंस है वो भी पूरी तरीके से समाप्त है। तो आता जाता कोई भी उसको मतलब मारपीट के जाएगा, जो नहीं मतलब जो किसी लायक नहीं है, जिसकी इस बंदे के सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, वो भी बोल के जाएगा। सेम वही केस यहाँ पे है। जब आपका इम्यून सिस्टम अच्छा था तो ये जो छोटे मोटे फंगस हैं, छोटे मोटे वायरस हैं, छोटे मोटे बैक्टीरिया हैं, इन सब की बोलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। लेकिन आपका इम्यून सिस्टम बेकार, आपके दिन बुरे आए तो सब बोलने लग जाएंगे। सेम वही कंडीशन यहाँ पे। द पेशेंट बिकम्स सो इम्यूनोडिफिशिएंट दैट मतलब he/she is unable to protect herself against the infections। मैंने आपसे बताया ना कि मतलब कि ये सब डिजीज क्यों कॉज कर रहे हैं, ये जो छोटे मोटे वायरस हैं या मतलब
फंगस हैं, बैक्टीरिया, छोटे मोटे वायरस बैक्टीरिया क्यों डिजीज कॉज कर रहे हैं? क्योंकि इस बंदे का इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं है भाई। मतलब इतनी ज़्यादा इम्यूनो डिफिशियंसी आ गई है कि ऐसे ऐसे वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे पैथोजन डिजीज कॉज करके जा रहे हैं जो कि मतलब जिनकी डिजीज कॉज करने की कोई औकात ही नहीं थी। ए वाइडली यूज डायग्नोस्टिक टेस्ट, यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसका नाम क्या है, एलिजा टेस्ट। क्या होता है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, एलिजा टेस्ट से ये बातें पता लगाई जा सकती हैं कि डिजीज के एड्स हुआ है या नहीं। ओके, और जो कि कैसे यूज होता है भाई, वाइडली यूज्ड होता है। अगर आपने पीछे देखा है कि ये डिजीज कितनी ज़्यादा होती है, 25 मिलियंस ऑफ पर्सन की डेथ हो चुकी है 25 ईयर में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40 से 41 साल हो रहे हैं ये डिजीज स्टार्ट हुए, तो ऑब्वियसली अगर एनसीईआरटी आपकी अपडेट की जाए तो इससे भी ज़्यादा डिजीज होगी। ओके, और मैं आपको बताऊं कि ट्रीटमेंट के नाम पे क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि भाई जैसा कि आपको पता है एड्स की कोई दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं आई है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट के नाम पे क्या है? ट्रीटमेंट के नाम पे सिर्फ यहाँ पे इतना है कि एक ड्रग दिया जाता है, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग से क्या होता है कि जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, इनफैक्ट ये कम हो जाएगा। यहाँ पे जो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, आरएनए से डीएनए बन रहा था, ये कम हो जाएगा। तो इसके कम होने से ये मतलब पार्शियली इफेक्टिव होता है, पार्शियली इफेक्टिव होता है बस कुछ टाइम के लिए। डेथ तो निश्चित ही है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो बस इससे इतना किया जा सकता है कि लाइफ को प्रोलॉन्ग थोड़ा सा बनाया जा सकता है बस, और डेथ तो होनी ही होनी है एक दिन। ओके, प्रिवेंशन ऑफ एड्स, तो जैसा कि हम पीछे देख के आ रहे हैं भाई, इसका प्रॉपर इलाज अभी तक नहीं आया है कि किसी बंदे को एड्स है तो उसे मरने से रोका जा सके, उसकी डेथ को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, डेथ को नहीं प्रिवेंट किया जा सकता, बस हाँ थोड़ा सा अगर कोई बंदा है इतना चल रहा है तो उसे हम इतना चला सकते हैं बस, लेकिन आना वहीं पे है। क्यों? मतलब किसकी वजह से? मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसे ऐसे ड्रग हैं जिसकी वजह से मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को कम किया जा सकता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है, बस ऐसा। प्रिवेंशन में क्या है? प्रिवेंशन में यही है कि भाई ऐसी नौबत ही ना आए कि किसी को एड्स हो, ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी है। तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स में यही है, मैं आपको बता दूं कि लोगों को एजुकेट करना है और ये मतलब ये सारी बातें फैलानी है कि हाँ भाई ऐसी मतलब कि कैसे एड्स होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है, बस यही सब है इसके प्रिवेंशन में। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एड्स हैज नो क्योर। ओके, एड्स हैज नो क्योर, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ऑप्शन। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि ये ऐसी डिजीज है, ये ऐसी डिजीज है जो कि आपके घर पे कोई आपको दे के नहीं जा सकता है, लाइक दैट मतलब जैसा कि टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया और कॉमन कोल्ड हो गया, इन सब डिजीज की तरह आपको कोई दे के नहीं जा सकता है। आप एकदम से अपने कॉन्शियस माइंड से अपने आप अपने होशो हवास में ये डिजीज लेने गए हो, ये डिजीज आपको कोई दे के नहीं जा सकता है। लाइक निमोनिया, टाइफाइड, कॉमन कोल्ड, जैसा कि अब भाई कॉमन कोल्ड है, सामने वाला बंदा छींका, उसके ड्रॉपलेट्स एयर में तैरने लग गए और वही एयर आपने इनहेल की, तो वो बंदा आपको कॉमन कोल्ड दे के जा रहा है ना, ये डिजीज नहीं दे के जा सकता है आपको कोई। ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट, न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर, तो ये दो केसेस ऐसे हैं मे टेक प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग, द ओनली एक्सक्यूज बी इग्नोरेंस। तो ये मतलब भाई देखो, ये दो केस तो चलिए ठीक है कि यहाँ पे ये जो पेशेंट था जिसे ये ब्लड दिया गया, उस पेशेंट को नहीं पता था कि भाई ये जो ब्लड मुझे चढ़ाया जा रहा है ये इन्फेक्टेड है, इसमें डॉक्टर की कमी है। और ये जो न्यू बॉर्न बेबी है, अब इसमें तो बच्चे की कोई गलती है ही नहीं। ओके, और यहाँ पे जो बाकी सारे केसेस हैं, भाई ड्रग व्रग ले रहा है कोई ग्रुप में बैठ के और जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हैं, तो ये सारी चीज़ें इग्नोरेंस वाली हैं, इग्नोरेंस वाली हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहाँ पे ये दो बातें समझ में आई हैं कि हाँ अगर इस केस में कोई बंदा, चलो ठीक है, अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन बाकी के जो केसेस हैं वो इग्नोरेंस वाले हैं। तो भाई मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी भी कह रही है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस की वजह से मत मरो भाई। ओके, इग्नोरेंस की वजह से, हाँ मतलब किसी को कोई बड़ी डिजीज हुई है, ओके,
तब कोई मरता है, एक्सीडेंट हो गया है उससे कोई मरता है तो ठीक है, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से अगर कोई मर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। इन ऑल कंट्री द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन चलाए जा रहे हैं जिससे ये डिजीज़ भाई प्रिवेंट हो सके, जिससे ये डिजीज़ प्रिवेंट हो सके। ओके, मतलब नेशनल लेवल पे भी चलाया जा रहा है, नॉन गवर्नमेंटल मतलब एनजीओज भी चलाए जा रहे हैं इसके लिए। WHO अपनी तरफ से मतलब इस प्रोग्राम को कर रहा है जिससे ये डिजीज़ प्रिवेंट हो सके। ओके, WHO हैज़ स्टार्टेड अ नंबर ऑफ प्रोग्राम, और आपके स्कूल कॉलेजेस में भी ये सारी बातें बताई जा रही हैं, समझाई जा रही हैं। आप देखो, आप 12th क्लास में हो, आपकी बुक में दिया गया, मतलब आपके स्कूल में बताया जा रहा है, आपके पेरेंट्स आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, समझा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख लो प्रिवेंशन वाला केस। ओके, फर्स्ट थिंग तो क्या करना है, लोगों को एजुकेट करना है। ओके, एजुकेट करना है, मतलब किया जा रहा है। मेकिंग ब्लड फ्रॉम ब्लड बैंक सेफ फ्रॉम HIV। ओके, जो ब्लड बनाया जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम ब्लड बैंक्स, ये कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, सेफ फ्रॉम HIV। तो मैंने जैसा कि आपको बताया, एग्जामिन करना है, उसे देखना है, उसकी जांच करनी है अच्छे से। इंश्योरिंग द यूज ओनली डिस्पोजल निडल। ओके, कैसे निडल्स लेना है, डिस्पोजल निडल एंड सिरिंज भी इन पब्लिक या फिर चाहे प्राइवेट हो, कहीं पे भी हो, डिस्पोजल निडल्स लेनी है, डिस्पोजल सिरिंज लेनी है। ओके, हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स, जो सारी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है लाइक दैट कॉन्डोम, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। कंट्रोलिंग ड्रग एब्यूज, अब देखो भाई, अगर कहीं ना कहीं ये ड्रग एब्यूज कंट्रोल किया जा रहा है तो ये केस भी कम होगा। इंट्रावीनस ड्रग्स लेने वाला, एडवोकेटिंग सेफ सेक्स एंड प्रोमोटिंग रेगुलर चेकअप फॉर HIV। ओके, याद तो है HIV के लिए कौन सा टेस्ट करवाना है? अरे यार, करवाना नहीं, मतलब कि आपके एग्जाम में आएगा, वहाँ तो लिखोगे ना आप, तो ये सारी बातें याद होनी चाहिए। ओके, याद रखना है। एलिजा, ओके, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे। ओके, ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, होप है आपको इतनी सारी बातें यहाँ पे एड्स से रिलेटेड समझ में आई होंगी। देखो, आपने यहाँ पे पढ़ा क्या क्या है। ओके, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा है, ट्रांसमिशन पढ़ा है। ट्रांसमिशन में आपने यही सारी बातें देखी हैं। देखो क्या क्या था, सेक्सुअल कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन। दूसरा क्या देखा था आपने, ट्रांसफ्यूजन ऑफ कंटामिनेटेड ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ये कैसे फैल सकता है ये डिजीज। ओके, ये सारी बातें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो फर्स्ट ऑफ ट्रांसमिशन एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ, सारी बातें रिकॉल कर लीजिए। ओके, एंड थर्ड नंबर पे आपने क्या देखा, शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स। ओके, फोर्थ नंबर पे फ्रॉम इन्फेक्टेड मदर टू हर चाइल्ड थ्रू द प्लेसेंटा। तो यहाँ पे इतने लोगों को ये सारी डिजीज हो सकती है। और हाई रिस्क पे कौन कौन होते हैं, इंडिविजुअल विद द मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये सब हाई रिस्क पे होते हैं, हाई रिस्क वाला मैं देख रही हूँ। ओके, और दूसरा ड्रग एडिक्ट्स हु टेक ड्रग्स इंट्रावीनसली यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंज। ओके, ये होते हैं। और तीसरे नंबर पे मैं बात करूँ तो हाई रिस्क पे कौन होता है, चिल्ड्रन बॉर्न टू एन HIV इन्फेक्टेड मदर, तो उसको तो होना ही होना है। ओके, एंड फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँ तो इंडिविजुअल्स हु रिक्वायर रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इतने लोग होते हैं जो कि हाई रिस्क पे होते हैं। ओके, और मैं आपको बताऊं कि ये जो HIV वायरस है, ये जो डिजीज़ है एड्स, ये फिजिकली टच से नहीं होता है, ये बॉडी फ्लूइड से ही ये डिजीज़ स्प्रेड होती है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये डिजीज़ कैसे स्प्रेड होती है, बॉडी फ्लूइड से स्प्रेड होती है। ओके, और टेस्ट कौन सा होता है, एलिजा टेस्ट होता है। ओके, एंड होप है आपको वो पूरी साइकिल याद होगी। अभी आप पीछे देख के आ रहे हो, साइकिल याद होनी चाहिए आपको। एंड प्रिवेंशन के नाम पे यहाँ मतलब एड्स से प्रिवेंट कैसे किया जा सकता, तो मैंने आपको पहले ही बताया भाई कि लोगों को इतना मतलब बड़े लेवल पे एजुकेट किया जा रहा है। देखो, आपके जो गवर्नमेंट है उसने भी न जाने कितने प्रोग्राम चलाए हैं, WHO अपनी तरफ से प्रोग्राम अलग अलग चला रहा है, ढेर सारे NGOs हैं वो अपनी तरफ से प्रोग्राम चला रहे हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन वो अपनी तरफ से इतने सारे प्रोग्राम चला रहे हैं। आपके स्कूल कॉलेजेस में वहाँ पे भी देखो, आपके स्कूल में ही तो ये सारी बातें बताई जा रही है ना, समझ लो आपके 12th के बुक में है। ओके, आपके स्कूल में भी ये सारी बातें बताई जा रही हैं, पेरेंट्स अपने तरीके से समझा रहे हैं, आपके फ्रेंड्स का भी ये दायित्व है कि वो भी आपको बताएं, समझाएं। और मैं भी आप लोगों को भाई समझा रही हूँ, बता रही हूँ, और आपके एग्ज़ाम में आएगा उस हिसाब से भी पढ़ लीजिए। और एज अ बड़ी बहन या फिर एज अ टीचर, आप कैसे भी समझ लो,
मैं भी आपको ये बातें समझा रही हूँ, बता रही हूँ कि भाई आपने सारे केसेस देखे और आपने ये भी देखा डेथ तक पहुँचा सकते हैं। देखो यार, आप जिस एज में हो ना, आप जिस एज में हो, ये एक ऐसा टाइम है, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इंसान बन सकता है या बिगड़ सकता है। बातें समझ रहे हो आप मेरी? ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे इंसान बन सकता है या फिर बिगड़ सकता है। देखो देखो, ये तो टाइम चल रहा है ना, इसे ऐसा यूटिलाइज करो कि मतलब फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, बातें समझ रहे हो आप? तो हाँ, तो यार मतलब सारी बातें आप समझ लीजिए। ओके, अभी ये जो टाइम चल रहा है आपका, इसमें आप खुद को बना सकते हो, बिगाड़ भी सकते हो। ये डिपेंड करता है आप इस टाइम को कैसे यूज कर रहे हो। सारी बातें आप पे डिपेंड करते हैं। मेरा क्या है, मैं आपको बता दूंगी। आपके पेरेंट्स का क्या है, आपके पेरेंट्स बता देंगे, आपके टीचर्स आपको बता देंगे, और आप जो मोटिवेशनल वीडियो देखोगे आपको उसमें अच्छी अच्छी बातें मतलब देखने के लिए मिल जाएंगी, सुनने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जब तक आप खुद से ये बात नहीं समझोगे, आपको कोई नहीं समझा सकता है। बातें समझ रहे हो आप? तो फिलहाल तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? कैंसर। ओके, कैंसर। अगर मैं कैंसर के बारे में बात करूं तो कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ एंड डिवीजन। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? ओके, आगे देखते हैं, सारी बातें देखते हैं। ओके, Cancer is one of the most dreadful disease in human beings and is major cause of death all over the globe. तो वैसे ये डिजीज़ मतलब डेथ तक तो पहुंचाती है, लेकिन अगर हाँ सही टाइम पे इसका मतलब उपचार किया जाए तो ऐसा नहीं है कि डेथ ही होगी। काफ़ी सारे लोगों ने इससे मतलब ओवरकम भी किया है। काफ़ी सारे लोगों का मतलब ये डिजीज सही भी हुआ है। मनीषा कोइराला और कुछ क्रिकेटर हैं। ओके, मतलब ढेर सारे एक्टर ऐसे हैं जिन्हें ये डिजीज हुई थी लेकिन ओवरकम कर चुके हैं। ओके, मोर देन मिलियंस इंडियंस सफर फ्रॉम कैंसर एंड लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम द एनुअली। ओके, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस की बात की जा रही है। अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो और भी नंबर में ये होगा। ओके, द मैकेनिज्म ऑफ दैट अंडरलाई डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, मतलब जिसे डेवलपमेंट ऑफ कैंसर को हम क्या बोलते हैं? ऑन्कोजेनिक। ओके, एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स, इट्स ट्रीटमेंट एंड कंट्रोल हैव बीन सम ऑफ द मोस्ट इंटेंस एरिया फॉर रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। ओके, तो ये सारी बातें कहाँ से मतलब बिलोंग करती हैं? बायोलॉजी एंड मेडिसिन, रिसर्च इन बायोलॉजी एंड मेडिसिन। देखो, अपनी बॉडी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो सेल ग्रोथ होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, उनका एक कंट्रोल होता है। ओके, बातें समझ रहे हो आप? उनका एक कंट्रोल होता है, एक मतलब ये होता है कि हाँ इतना ग्रोथ करना है तो इतना ही ग्रोथ करना है। सपोज दिस इज अ सेल, तो अगर मतलब इनको पता है, ये जो सेल है ना, ये जो दो सेल है ना, इनको पता है कि अगर मुझे ग्रोथ करना है तो यहीं तक करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये वाली सेल मतलब इतनी दूर तक ये वाली सेल ग्रोथ करेगी। सपोज ये वाली सेल इस वाली सेल कह रही है कि तुम्हारी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है। आपने सुना होगा, किसी बड़े इंसान ने कही ये बात है कि आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है, मतलब तुम्हारी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से मेरी आज़ादी शुरू होती है। तो इस सेल की आज़ादी वहीं तक है जहाँ से इस सेल की आज़ादी शुरू होती है। ओके, बात समझ में आ रही है आपको? इस सेल को पता है कि अगर इसके आगे ग्रोथ करने जाएंगे हम तो यहाँ पे ये एरिया तो इस वाली सेल का है, तो इसलिए ये सिर्फ यहीं तक ग्रोथ करेगी, ये सिर्फ यहीं तक ग्रोथ करेगी क्योंकि इतनी जगह इसकी है। ऐसा केस तो नॉर्मल होता है, ऐसा केस तो नॉर्मल होता है, यही कैंसर में नहीं होता है। बातें ध्यान से सुनिएगा, यही कैंसर में नहीं होता है। कैंसर में क्या होता है? इस सेल का मतलब ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, इसका जहां तक मन कहेगा वहां तक ग्रोथ करेगी। किसी में हिम्मत है तो रोक लो, जबकि जगह तो यहाँ तक की थी, लेकिन ये ग्रोथ कहाँ तक करेगी? यहाँ तक करेगी। ये भी कहाँ तक ग्रोथ करेगी? यहाँ तक ग्रोथ करेगी। तो ऐसे तो प्रॉब्लम आ सकती है ना। अब ऐसे अपनी लाइफ में देख लो, मतलब सपोज ये आपका घर है, मतलब ये आपकी ज़मीन है, ये आपके पड़ोसी की है। अब जब आप घर बनवाने लगे तो पता चला आप घर यहाँ तक आके बना रहे हो, तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सेम वही केस आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ और डिवीजन भी अनकंट्रोल होगा, डिवीजन भी अनकंट्रोल होगा। आपकी बॉडी में ये सब कैसा होता है? हाईली कंट्रोल्ड होता है। आपकी बॉडी में मतलब सेल की ग्रोथ और डिवीजन ये सब कैसा होता है? हाईली कंट्रोल्ड होता है। इन आवर बॉडी सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड
लेकिन कैंसर में क्या होता है, इन कैंसरस सेल देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इनका क्या होता है, ब्रेकडाउन हो जाता है कुछ सेल में। ओके, नॉर्मल सेल्स सो ए प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो यहाँ पे मतलब इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब जहाँ पे एक सेल दूसरी सेल से मिल के रुक जाती है, मतलब यहाँ ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ओके, बातें ध्यान से सुनिएगा। बाय वर्चू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद द अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। तो यहाँ पे जो कैंसरस सेल होती हैं, मैंने आपको बताया ना कि ये जो कैंसरस सेल होती हैं उनमें यही सब कुछ बातें होती हैं जिनका लॉस हो जाता है। जैसा कि आपने देखा है, कैंसरस सेल्स अपीयर हैव लॉस्ट दिस प्रॉपर्टी, कौन सी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन वाली प्रॉपर्टी कैंसरस सेल खो देती हैं। ओके, as a result of this cancerous cells just continue to divide giving rise in masses of cells, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर्स बोलते हैं। देखो क्या होता है, सपोज ये इतनी दूर की आपकी स्किन है, ये इतनी दूर की आपकी स्किन है। अब इतनी दूर की स्किन में कुछ नंबर ऑफ सेल ही रहेंगी, कुछ नंबर ऑफ सेल ही रहेंगी, सपोज 45, 46, 50 जो भी हो, इतनी इतनी सेल हैं। बाकी की छोटी जगह पे इन्हें ग्रोथ करना है, इन्हें ग्रोथ करना है। ओके, इतनी सेल होंगी, कितनी सेल हो रही हैं, सपोज ये कितनी सेल है, यहाँ पे 15 सेल है टोटल, 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे कितनी सेल है, 15 सेल हैं। तो इतनी ही जगह में, ये इतनी ही जगह है, 15 सेल की जगह है। अब यहाँ पे 50 सेल आएंगी, 50 सेल, ये मतलब अनकंट्रोल डिवीजन शुरू है, तो शुरू है मतलब एकदम से अनकंट्रोल डिवीजन भी हो रहा है, अनकंट्रोल ग्रोथ भी हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ग्रोथ करती जाएंगी, डिवीजन करती जाएंगी, डिवीजन भी हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे लाइन कितनी थी, लाइन कहाँ तक थी, आपने क्या देखा था, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी। ये आपकी स्किन है, अब देखो ये आपकी स्किन के बाहर भी तो आने लगी है ना। तो ऐसे ऐसे ये अनकंट्रोल डिवीजन करती रहेंगी, अनकंट्रोल ग्रोथ करती रहेंगी, तो एक टाइम ऐसा आएगा ये बाहर आ जाएंगी। ये कैसे, कहाँ आ जाएंगे, सेल के बाहर आ जाएंगे, जिसे हम क्या बोलेंगे, एज सिंपल एज दैट, ट्यूमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्यूमर्स बोलेंगे। ओके, और ये ट्यूमर्स भी मैं आपको बताऊं 2 टाइप के होते हैं, ये ट्यूमर्स भी 2 टाइप के होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं, एंड सेकेंड वन मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं, एक बेनाइन ट्यूमर होता है, सेकेंड वन मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। तो ये जो बेनाइन ट्यूमर होता है ये तो भाई ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है, उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है ना, ये भैया बड़ा खतरनाक होता है। खतरनाक कैसे होता है, देखते हैं। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन, मतलब कि ये जहाँ है वहीं रहेगा, जहाँ है वहीं रहेगा, आपके अदर बॉडी पार्ट्स में जाके ट्यूमर नहीं बनाएगा, आपके अदर बॉडी पार्ट्स में ट्यूमर नहीं बनाएगा। लेकिन ये जो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ये आपके अदर मतलब जहाँ पे है ये बहुत दुष्ट होता है। सपोज आपके मतलब आपके किसी और बॉडी पार्ट में है, तो आपके मतलब थ्रू द ब्लड, ये आपके ब्लड के साथ साथ इसकी सेल आपके अदर बॉडी पार्ट में ऐसे ऐसे नाचेंगे और कहीं जाके ट्यूमर कॉज कर देंगे। देखते हैं अभी और सारी बातें देखते हैं। अभी तो बेनाइन ट्यूमर देख रहे हैं। बेनाइन ट्यूमर नॉर्मली रिमेन कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल लोकेशन। तो भाई ये एक बार जहाँ हो गई, इधर उधर नहीं भागती है, इनका घूमने फिरने का ज़्यादा मन नहीं करता है। ओके, डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू कॉज लिटिल डैमेज। तो ये अगर बॉडी के अदर पार्ट्स में जाके मतलब ट्यूमर नहीं कॉज कर रही हैं तो ऑब्वियसली लिटिल डैमेज ही करेंगे। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर इसी का अपोजिट होता है। ऑन द अदर हैंड द मास ऑफ प्रोलिफरेशन सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक। तो यहाँ पे ये जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये कैसी सेल को बना लेता है, नियोप्लास्टिक सेल को बना लेता है, मतलब ट्यूमर सेल को बना लेता है। तो ये सेल क्या करती हैं, दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली। ये सेल क्या करती हैं, बहुत तेजी से ग्रो करती हैं। दीज सेल ग्रो वेरी रैपिडली। ओके, रैपिडली ग्रो करती हैं और डैमेज को इन्वेट करती हैं और क्या करते हैं, सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज। ओके, नॉर्मल टिश्यूज में भी डैमेज को इन्वेट करती हैं। एज दीज सेल एक्टिवली डिवाइड एंड ग्रो दे आर आल्सो स्टेब इन नॉर्मल सेल बाय कम्पीटिंग फॉर विटल न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो देखो ये क्या करती हैं, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि एक जाति कैसी है, बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में थ्रू द ब्लड। लेकिन ये तो बात चलो ठीक है, लेकिन ये क्या करती हैं, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो,
ये क्या बना लेती है, नियोप्लास्टिक सेल। जो ट्यूमर होता है ये क्या करता है, अब यहाँ पे देखो जगह तो भाई बस इतनी ही है, जगह तो बस इतनी ही है, तो ये क्या करती है, जो ट्यूमर होते हैं ना, ये जो आपकी नॉर्मल टिश्यू होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होती हैं, उनका न्यूट्रिशन छीनने लग जाती हैं, उनका न्यूट्रिशन खाने लग जाती हैं, तो अगल बगल की सेल मरने लग जाती हैं। ये जो सपोज दिस इज अ ट्यूमर, ये ट्यूमर है, तो अब एक ही जगह पे है, तो इनका जो न्यूट्रिशन है वो तो पर्याप्त मात्रा में आ नहीं रहा है इनके पास, तो यहाँ पे अगल बगल की जो नॉर्मल अच्छी खासी सेल है ना, इनका न्यूट्रिशन ये सब जो ट्यूमर वाली सेल है ये लेने लग जाती है, इनका न्यूट्रिशन लेने लग जाती हैं। सेल्स सेलेक्ट फ्रॉम द सच ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइट थ्रू द ब्लड। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये कैसे पहुंचती हैं, ट्यूमर सेल्स थ्रू द ब्लड, एंड वेरेवर दे लोड्स इन द बॉडी दे आर स्टार्ट इन न्यू ट्यूमर देयर। तो वहां पे भी ये एक नया ट्यूमर बनाने लग जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। तो भाई ये वर्ड जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे किस प्रोसेस को मेटास्टेसिस बोला जा रहा है, बातें समझ में आ रही। यहाँ पे ये जो बातें आपने देखी, आपने क्या देखा, ये सेल क्या करती हैं, खुद को नंबर में बढ़ाने लग जाती हैं, तो अब न्यूट्रिशन तो पर्याप्त मात्रा में है नहीं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल सेल होती हैं उनका न्यूट्रिशन लेने लग जाते हैं और खुद को नंबर में बढ़ाने लग जाती हैं, और ब्लड के थ्रू ये बॉडी के अदर पार्ट में भी जाती हैं, वहाँ पे भी ये ट्यूमर कॉज करने लग जाते हैं। तो ये सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। होप है बातें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं। ओके, तो कॉजेज ऑफ कैंसर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे कुछ फिजिकल एजेंट्स होंगे जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, कुछ केमिकल एजेंट्स होंगे जिनकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसरस न्यूप्लास्टिक सेल में बी इंड्यूस्ड बाय फिजिकल एजेंट्स, केमिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स। ओके, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है। बातें ध्यान से सुनिएगा। दीज एजेंट्स आर कॉल्ड कार्सिनोजेंस। बातें ध्यान से सुनिएगा। जो मतलब कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट जो भी कैंसर को कॉज कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। ओके, फिर चाहे वो फिजिकल एजेंट हो, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल एजेंट, कुछ भी हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्सिनोजेंस। ionizing radiation like X-ray and gamma ray and non-ionizing radiation like UV cause DNA damage to neoplastic transformation। तो ये सब भी मतलब कैंसर कॉज कर सकते हैं। ये सब कैसे मतलब कि कार्सिनोजन है। द केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड ए मेजर केस ऑफ लंग कैंसर। तो टोबैको जैसा कि आप अगर कोई मतलब च्यू करता है तो उससे माउथ कैंसर हो सकता है। ओके, यहाँ पे भी, और लंग कैंसर भी हो सकता है। अगर कोई हुक्का उक्का पीता है बकायदा तो उससे लंग कैंसर हो सकता है। कैंसर कॉजिंग वायरसेस कॉल्ड ऑन्कोजेनिक वायरसेस। यहाँ पे आप ध्यान से सुनिएगा बातें। ऑन्कोजेनिक वायरसेस किसे बोला जा रहा है, जो वायरसेस कैंसर कॉज कर रहे हैं, वायरसेस के लिए क्या बोला जा रहा है, ऑन्कोजेनिक वायरस। ओके, और फिर उसके बाद हैव जीन्स कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन्स। तो उनके पास जो जीन है जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, ऑन्कोजीन। जिस जीन की वजह से मतलब कैंसर कॉज हो रहा है, वायरल ऑन्कोजीन, और जिस वायरस की वजह से हो रहा है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस। ओके, furthermore several gene called cellular oncogenes, okay, proto-oncogenes have been identified in normal cells which when activate under certain condition could lead in oncogenic transformation of the cell। okay, तो यहाँ पे आपको इतनी बातें समझ में आई। देखिए, अगर मैं फिजिकल एजेंट्स की बात करूँ, फिजिकल एजेंट्स, यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, यहाँ पे जो कार्सिनोजन देखे, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो आपने देखी, आयोनाइजिंग रेडिएशन आपने जो देखी वो क्या थी, आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये सब क्या थे, फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट में क्या क्या आ रहा है, मतलब आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे, गामा रेज एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेडिएशन। ओके, और फिर उसके बाद केमिकल एजेंट्स की बात करें तो टोबैको स्मोक, जैसा कि आपने देखा, जो कि टोबैको अगर कोई च्यू करता है तो उससे माउथ कैंसर हो सकता है। अगर कोई उसे हुक्का में शहद डाल के भी पीता है तो उससे लंग कैंसर हो सकता है। यहाँ पे विनाइल क्लोराइड, कैफीन, निकोटीन, तो इतने ये सब मतलब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब केमिकल एजेंट्स में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, केमिकल एजेंट्स में आते हैं।
और अगर हम बात करें बायोलॉजिकल एजेंट्स की, तो यहाँ पे जैसा कि आपने देखा बायोलॉजिकल एजेंट्स में भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आप ऑन्कोजेनिक कुछ वायरसेस हो गए, सेलुलर ऑन्कोजीन हो गया, ओके। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ऑन्कोजीन्स जिसे हम क्या बोल रहे हैं, सी ऑन्क और प्रोटो ऑन्कोजीन्स हैव बीन आइडेंटिफाइड इन नॉर्मल सेल विच व्हेन एक्टिवेट अंडर सर्टेन कंडीशन, मतलब कि नॉर्मल सेल में ही अगर ये एक्टिवेट हो जाते हैं, could lead to oncogenic transformation of the cell। oncogenic means ये कैंसर बना सकता है अगर नॉर्मल सेल में ये एक्टिवेट हो गया, सेलुलर ऑन्कोजीन्स अगर ये एक्टिवेट हो गया तो कैंसर कॉज हो सकता है, ओके। बातें ध्यान से सुनिएगा। तो इतनी बातें समझ में आई, मतलब कि बायोलॉजिकल ऑन्कोजीन में आपने क्या क्या देखा, मैं फिर से बोल देती हूँ। बायोलॉजिकल ऑन्कोजीन, ऑन्कोजेनिक वायरसेस, सेलुलर ऑन्कोजीन, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मतलब कि सेल में कुछ ऐसे जीन होते हैं, सेल में आप मतलब नॉर्मल सेल होती है, नॉर्मल सेल में, वापस से लिख देती हूँ भाई, नॉर्मल सेल में कुछ ऐसे जीन होते हैं जो कि अगर इन फ्यूचर एक्टिवेट हो गए तो आगे कैंसर होने के चांसेस हैं, ओके। बातें समझ में आई। कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस, ओके। आगे हम क्या पढ़ते हैं, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। तो यहाँ पे कुछ बातें देख लेते हैं, ओके। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज एसेंशियल एज इट इज अलाउ द डिजीज टू बी ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केस। अगर अर्ली कैंसर को डायग्नोस कर लिया गया है तो बहुत सारे केसेस में सक्सेसफुली ट्रीटमेंट किया जा चुका है और अच्छे खासे लोग मतलब स्वस्थ होकर वापस घर लौटे हैं। कैंसर डिटेक्शन इज बेस्ड ऑन बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज ऑफ द टिश्यू एंड ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट ऑफ इंक्रीज सेल काउंट्स इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं बायोप्सी की। तो बायोप्सी में क्या करता है, ए थिन पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, मतलब जिसमें ये संदेह होता है कि इस टिश्यू में क्या होगा, कैंसर होगा। तो सस्पेक्टेड टिश्यू का हम एक थिन सेक्शन कट कर लेते हैं, ओके, एंड उसे स्टेन कर देते हैं। स्टेन मीन्स कलर कर देते हैं और फिर उसके बाद एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। तो इसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं। बायोप्सी मीन्स समझ में आया कि हम एक थिन सेक्शन को कट करते हैं, मतलब कि सस्पेक्टेड टिश्यू को उसका थिन सेक्शन कट करते हैं और फिर उसके बाद उसे स्टेन कर देते हैं, कलर कर देते हैं। उसके बाद माइक्रोस्कोप के नीचे एक हिस्टोपैथोलॉजिकल उसे मतलब देखता है कि इस टिश्यू में क्या कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। एंड इफ वी आर टॉक टू अबाउट केस ऑफ ल्यूकेमिया, ओके, ल्यूकेमिया के केस में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज दोनों की जाती हैं। मतलब बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ब्लड में क्या होता है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट फॉर इंक्रीज सेल काउंट्स। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, हम बायोप्सी भी करते हैं, मतलब थिन सेक्शन काट के भी टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, बोन मैरो में देख लेते हैं अगर वहाँ पे सेल का मतलब कि सेल का फॉर्मेशन बढ़ा दिखता है, सेल का फॉर्मेशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, कैंसर होने के केसेस हैं। इन बायोप्सी ए पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, हम क्या करते हैं, इसे कट कर लेते हैं इनटू थिन सेक्शन एंड स्टेन। फिर उसके बाद हम मतलब कलर कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप, जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी बोलते हैं, बाय ए पैथोलॉजिस्ट। एक पैथोलॉजिस्ट के द्वारा ये चीज़ें की जा सकती हैं, मतलब ये स्टडी की जाती है, ओके। टेक्निक्स लाइक रेडियोग्राफी, यूज ऑफ एक्सरे और सिटी स्कैन, ओके, MRI आर वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट कैंसर इन द इंटरनल ऑर्गन, ओके। क्या क्या यहाँ पे देख लीजिए, MRI, सिटी स्कैन, एक्सरे, तो ये सब कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, ओके। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूज एक्सरे टू जनरेट 3 डायमेंशनल इमेज। तो यहाँ पे टोमोग्राफी में 3 डायमेंशनल इमेज भी मिल जाती है ऑफ द इंटरनल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। MRI यूजेज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन टू एक्वायर डिटेक्ट पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द लिविंग टिश्यू। तो यहाँ पे हमें नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन से, ओके, इसे अच्छा हम क्या बोलेंगे, रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी मतलब जहाँ पे
एक्सरे का यूज किया जाए। ओके, एक्सरे के यूज से यहाँ पे हम कंप्यूटराइज टोमोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसकी हेल्प से हम कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं। और सम एंटीबॉडीज अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन आर आल्सो यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ सर्टेन कैंसर। तो यहाँ पे हम कैसे जानेंगे कि अगर देखो, अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन है तभी एंटीबॉडी बनेगा ना भाई। अगर आपकी बॉडी में कोई एंटीजन है तभी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा। अगर एंटीजन पे एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है, अगर एंटीजन पे एंटीबॉडी की बाइंडिंग हुई है तो हम क्या समझ जाएंगे, कैंसर है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कैन बी अप्लाइड टू डिटेक्ट जीन एंड इंडिविजुअल विद इनहेरिटेड सस्पेक्टिवली सर्टेन कैंसर्स। ओके, तो टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टू डिटेक्ट जीन टू रिलेटेड टू कैंसर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जीन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से भी हम मतलब ये बात पता लगा सकते हैं। देखो, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम कुछ ऐसे जीन देखेंगे, डिटेक्ट जीन देखेंगे, जिसमें क्या होगा, इंडिविजुअल्स विद इनहेरिटेड सस्पेक्टिबल सर्टेन कैंसर। कुछ ऐसे जीन देखेंगे जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे कुछ सस्पेक्टिबिलिटी होगी, किसकी, कैंसर की, susceptibility to cancer. Okay, identification of such gene which predispose an individuals of certain cancer may be very helpful to prevention of cancer. तो देखो, अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये बात पता लगा सकते हैं कि भाई कुछ सस्पेक्टिबल जीन देखने के लिए मिले हैं, अगर सपोज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से ये पता लग जाता है कि हाँ भाई आप में मतलब किसी पर्टिकुलर इंसान में कुछ कैंसर के कुछ सस्पेक्टिबल जीन देखने के लिए मिले हैं, तो भाई वो इंसान इन सारी चीज़ों को अवॉइड करेगा ना, जिससे कैंसर हो सकते हैं उन सारी चीज़ों को अवॉइड करेगा, तो इससे कहीं ना कहीं कैंसर प्रिवेंट हो रहा है। सच इंडिविजुअल्स में बी एडवाइज टू अवॉइड एक्सपोजर टू पर्टिकुलर कार्सिनोजेंस टू विच दे आर सस्पेक्टिबल लाइक दैट टोबैको स्मोक इन द केस ऑफ लंग कैंसर। ओके, आगे चलते हैं। यहाँ पे हम पढ़ते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। हम देखते हैं कि कैंसर को कैसे ट्रीट किया जा सकता है। ओके, देखिए हमने क्या क्या पढ़ा। कॉजेज ऑफ कैंसर मीन्स कार्सिनोजेंस। ओके, कार्सिनोजेंस पढ़ लिए। ओके, कैंसर डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस पढ़ लिए। और उसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा, एक बात हमें स्टार्टिंग में ही पढ़ लेनी थी, क्या, टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, कोई नहीं, अभी देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कैंसर। ओके, कितने टाइप के कैंसर होते हैं। कार्सिनोमा मीन्स मतलब अगर बात करें कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल, तो एक तो ये कैंसर हो गया। कैंसर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो कि टिश्यू पे होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमा बोलते हैं। और कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट्स, क्या क्या, एक तो कैंसर ऑफ सेल, दूसरा कैंसर ऑफ टिश्यू, और तीसरा कैंसर ऑफ मेलेनोसाइट्स, और चौथा अगर हम बात करें तो लिम्फ नोड में जो कैंसर होता है, कैंसर ऑफ स्प्लीन, उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास बोलते हैं। स्प्लीन वगैरह पे जो कैंसर होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लिम्फोमास। मीन्स ऐसे कैंसर जो लिम्फ नोड पे हों, जो आपके लिम्फोसाइट पे हों। मतलब लिम्फ नोड में समझ रहे हो, जो कि लिम्फोसाइट सेल को बनाती हैं, जो आपकी टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स को बनाती हैं। बातें समझ भी रहे हो आप, कहाँ पे हो, जो आपके लिम्फ नोड पे हो। लिम्फ नोड वाले कैंसर हो गए एंड आपके ब्लड कैंसर हो गए, ब्लड कैंसर। तो भाई इतने टाइप के कैंसर होते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, कैंसर कितने टाइप का होता है। एक रेडिएशन थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी होती है। इतने टाइप के मतलब की बातें ध्यान से सुनिएगा। एक रेडिएशन थेरेपी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, इतने मतलब जो ट्यूमर सेल होती है, जो पर्टिकुलर ट्यूमर सेल होती है जहाँ पे कैंसर हुआ होता है, वहाँ पे मतलब इतनी तेज रेडिएशन डालते हैं जिससे ये जो ट्यूमर होता है इतनी तेज रेडिएशन डालते हैं कि ये ट्यूमर क्या हो जाए, ये ट्यूमर डैमेज हो जाए और अगल बगल की जो नॉर्मल सेल है, आपकी अच्छी सेल है, उन्हें कुछ ना हो। तो यहाँ ये तो हम रेडिएशन थेरेपी में करते हैं, रेडिएशन थेरेपी में। ओके, और क्या होता है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम कुछ ड्रग्स का यूज़ करते हैं जो कि मतलब कि कैंसरस सेल को किल कर देता है। कीमोथेरेपी में हम ऐसे ड्रग का यूज़ करते हैं जो कि कैंसरस सेल ट्यूमर को डेड कर देता है। यहाँ पे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं,
Some of these specific or particular tumor. Majority of drug have side effects like hair loss, anemia, मतलब ब्लड लॉस हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, इस किस में, कीमोथेरेपी में ओके। यहाँ पे आपने क्या देखा, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी की बात करें। इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, द पेशेंट गिवन बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफाई, यहाँ पे बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स बनाया जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, इन रेडियोथेरेपी ट्यूमर सेल्स आर इरेडिएटेड लीथली कीपिंग प्रॉपर केयर ऑफ नॉर्मल टिश्यू। तो हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई यहाँ पे इतनी तेज रेडिएशन मारी जाती है कि ट्यूमर सेल मर जाए, ट्यूमर सेल खत्म हो जाए, लेकिन वहाँ पे आपकी नॉर्मल सेल जो होती है, जो नॉर्मल टिश्यू मास होता है, उसकी प्रॉपर तरीके से केयर की जाती है। एंड कीमोथेरेपी आप देख चुके हो, यहाँ पे कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि आपकी कैंसरस सेल को किल कर दें, कैंसरस सेल को मार दें, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, कुछ साइड इफेक्ट देखे जाते हैं ओके। उसके बाद आगे देखते हैं, मोस्ट कैंसरस आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी ओके। रेडियोथेरेपी एंड कीमोथेरेपी दोनों देखने के लिए मिलती है। ट्यूमर सेल्स हैव बीन शोन अवॉइड डिटेक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन बाय इम्यून सिस्टम ओके। Therefore, the patient are given substance called biological response modifiers such as अल्फा इंटरफेरॉन। मैंने आपको बताया ना, इम्यूनोथेरेपी, यहाँ पे क्या होता है, ये जो अल्फा इंटरफेरॉन होता है, ये जो इम्यूनोथेरेपी होती है, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है कि आपके जो इम्यून सिस्टम होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आपके इम्यून सिस्टम के एक्टिवेट होने की वजह से ये जो ट्यूमर होता है, ये जो कैंसर होता है, ट्यूमर सेल आपकी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और आपकी नॉर्मल सेल को कुछ नहीं होता है ओके। ये इम्यून अल्फा इंटरफेरॉन व्हिच एक्टिवेट्स देयर इम्यून सिस्टम एंड हेल्प टू डिस्ट्रॉइंग द ट्यूमर। तो होप है आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में आपने क्या देखा, एक तो आपने देखा रेडियोथेरेपी ओके, और दूसरा आपने क्या देखा, रेडियोथेरेपी में अच्छा आपने क्या देखा, रेडियोथेरेपी में यार एकदम मेरे बोलने से पहले नहीं, मतलब मेरे बोलते ही आपको ये सारी बातें रिकॉल हो जानी चाहिए कि हमने रेडियोथेरेपी में क्या देखा है ओके। रेडियोथेरेपी में हमने क्या देखा, रेडिएशन, इतनी तेज रेडिएशन मारी जाती है कहाँ, आपकी ट्यूमर सेल पे इतनी तेज रेडिएशन मारी जाती है कि जो ट्यूमर सेल होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाए और आपके जो नॉर्मल सेल है उसको कुछ ना हो। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, कीमोथेरेपी में हमने क्या देखा, जैसे मैं बोलूं वैसे तुरंत आपके दिमाग में ये सारी बातें घूम जानी चाहिए कि कीमोथेरेपी में हमने क्या देखा है ओके। तो कीमोथेरेपी में हमने क्या देखा है कि यहाँ पे कुछ कीमोथेरेपेटिक ड्रग होते हैं, ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि लेने के बाद जो ये ट्यूमर सेल होती है उसको किल कर देता है। ये जो कीमोथेरेपेटिक ड्रग होते हैं ये कैंसरस सेल को किल कर देते हैं, लेकिन हाँ इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट इसके क्या क्या होते हैं, ये भाई सारी बातें आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ये ड्रग मतलब इसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं भाई, हेयर लॉस होता है, लॉस ऑफ ब्लड होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर उसके बाद हमने क्या देखा, इम्यूनोथेरेपी देखी हमने। इम्यूनोथेरेपी में आपने क्या देखा, अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। अल्फा इंटरफेरॉन क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही क्या हो जाता है, ये जो मतलब कैंसरस सेल होती हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ओके, और आपकी नॉर्मल सेल को कुछ नहीं होता है। आगे चलते हैं। तो यार यहाँ पे ये जो ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज़ है ये सारी बातें आप जानते हो, आप समझदार बच्चे हो ओके। तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें भी नहीं है, लेकिन हाँ आप देख लीजिए, क्या पता कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे जो कुछ बातें हैं अच्छी हम देख लेते हैं ओके। अच्छी इन द सेंस मतलब भाई आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ बातें इंपॉर्टेंट होती हैं उसे देख लेते हैं ओके। और वैसे तो आप ये सारी बातें जानते हो, आप समझदार हो ओके कि हाँ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से क्या हो सकता है, क्या इसके नुकसान है, फ़ायदे क्या हैं। फिलहाल फ़ायदा तो कुछ है ही नहीं, नुकसान ही नुकसान है ओके। सर्वाइव्स एंड स्टैटिक्स सो दैट द यूज़ ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल हैज़ बीन ऑन द राइज स्पेशली एमंग द यूथ। तो इसके सबके चक्कर में कौन आता है भाई ओके बातें ध्यान से सुनिएगा। कौन यूज़ करता है, यूज़ ऑफ ड्रग्स एंड एल्कोहल कहाँ से यूज़ होता है, यूथ
से। ओके, दिस इज रियली एंड कॉज ऑफ कैंसरस इन कोल्ड रिजल्ट इन मेनी हार्मफुल इफेक्ट। तो भाई इसके हार्मफुल इफेक्ट ही होने हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो भाई इसके सबके चक्कर में ना पड़ के आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रिफर करिए। ओके, द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनाइड्स एंड कोका एल्कोलाइड्स। मेजॉरिटी ऑफ दिस ऑब्टेन फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स से मोस्ट ऑफ लिए जाते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स मीन्स भाई एंजियोस्पर्म, पीछे आप पढ़ के आए हो, आपके सेकेंड नंबर चैप्टर में था। देखो मतलब बातें आ रही है ना सेकेंड चैप्टर से, तो इसीलिए बोलती हूँ। अब आप ओपियोइड में क्या देखोगे, ओपियोइड, ये जो ओपियोइड होगा ये जाके आपके ओपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड होगा। ओके, ओपियोइड आर द ड्रग विच बाइंड ऑन द स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर, ओके, प्रेजेंट इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एकदम से मान के चलिए बंद कर देगा, मतलब कि उसको सेंस नहीं करने देगा। एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जो ओपियोइड है ये स्पेसिफिक तरीके से ओपियोइड रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा, जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे प्रेजेंट होता है। हीरोइन, ये जो हीरोइन है इसे हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं, स्मैक, और केमिकली डाईएसिटाइल मॉर्फिन विच इज वाइट, जो कि वाइट कलर में होती है, आपने मूवी में देखा है। और कैसी होती है, ऑर्डरलेस होती है, और स्वाद में कैसी होती है, बिटर होती है। मैंने तो भाई चखा नहीं है, आपकी बुक में दिया गया है। और कैसी होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि भाई आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ये जो मतलब क्या पता है, हीरोइन ही पूछ लिया जाए। ये जो स्मैक है, डाईएसिटाइल मॉर्फिन है, ये कैसे होती है। ओके, इसका कुछ फिजिकल कैरेक्टर बताइए। फिजिकल कैरेक्टर फिर आप भाई लिखोगे, ये कलर मतलब वाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, बिटर होती है, क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है। दिस इज ऑब्टेन बाय एसिटाइलिन ऑफ मॉर्फिन। ओके, आप यहाँ पे डायग्राम में देख पा रहे होगे, ओपियम पोपी एक फ्लावरिंग प्लांट है जिससे ये लिया जाता है, और यहाँ पे इसका पूरा मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर पूरा बना है। ओके, आगे देखते हैं ये कहाँ से लिया जाता है। पोपी प्लांट मतलब जिसे हम क्या बोलते हैं, पेपावर सेमनिफेरस, जनरली टेकन बाय स्नोटिंग। जनरली ये कैसा लिया जाता है, सूंघ के लिया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। ये बॉडी में मतलब इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है। मैंने आपको पहले बताया ना कि कुछ मतलब चरसी लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, चरसी ही तो बोलते हैं, मतलब जो ऐसे मतलब पहली बात तो कुछ सूंघ के नशा किया जाता है, और मतलब सिरिंज में भर के निडल्स के थ्रू इंट्रावीनसली इसे लेते हैं। ओके, जो कि मतलब एक तरीके से आपके बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन कर देता है। हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन बॉडी फंक्शन, जो आपके बॉडी फंक्शन को स्लो डाउन करता है, और इंसान को लगता है कि मतलब अब मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें एकदम प्रॉपर तरीके से चल रही हैं, अच्छी हैं। मैंने आपको बताया ना कि ये जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन को स्लो डाउन कर देता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रेगुलेशन को स्लो डाउन कर देता है, तो भाई सारी चीज़ें मतलब कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्लो डाउन जा रहा है तो किसी चीज़ का रियलाइज ही नहीं होना है, इंसान मस्त पड़ा है एकदम। ओके, उसके बाद हम क्या देखते हैं, कैनाबिनाइड्स। कैनाबिनाइड्स ऑब्वियसली ये कैनाबिनाइड्स रिसेप्टर पे बाइंड होगा। Cannabinoids are a group of chemicals which interact with cannabinoid receptors. Okay, ये कहाँ पे बाइंड होगा, कैनाबिनाइड रिसेप्टर पे बाइंड होगा। प्रेजेंट प्रिंसिपली इन द ब्रेन, ये कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, ब्रेन में जाके असर करता है, फिर उसके बाद आपको कुछ बातें पता ही नहीं चलेंगी। नेचुरली कैनाबिनाइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। कहाँ से मतलब ऑब्टेन किया जाता है, कौन से प्लांट के इन्फ्लोरेसेंस से, आप डायग्राम में देख पा रहे हो। लीव्स ऑफ कैनाबिस सटाइवा, द फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन ऑफ कैनाबिस प्लांट ऑफ यूज टू वेरियस कम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मिर्जुआना, हसीस, चरस, गांजा। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या क्या नाम है भाई, तो मतलब इनके अलग अलग कम्बिनेशन से अलग अलग तरीके का मादक पदार्थ बनाया जाता है। मादक पदार्थ में समझ रहे हो ना, जनरली टेकन बाय इनहेलन एंड ओरल इंजेक्शन। ये या तो डायरेक्ट इनहेल किया जाता है या फिर इसे ओरल इंजेक्शन। दीज आर नोन एज फॉर द इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। ये आपके किस बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है, दीज आर नोन फॉर दियर अफेक्ट ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ये आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। ओके,
तो इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुछ बातें क्या इंपॉर्टेंट होती हैं, ये जो कैनाबिनाइड्स है ये कहाँ पे बाइंड होता है, ऑब्वियसली कैनाबिनाइड रिसेप्टर पे बाइंड होगा, और ये कहाँ पे होता है, आपके ब्रेन में होता है, ओके। और ये जो मतलब कैनाबिनाइड है ये कहाँ से लिया जाता है, ओके, कैनाबिस सटाइवा, ओके, कौन सा प्लांट, कैनाबिस सटाइवा। और लीव्स एंड रेजिन कैनाबिस प्लांट यूज वेरियस कम्बिनेशन प्रोड्यूस marijuana, हशीश, चरस, गांजा, ओके। और यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, कोका एल्कोलाइड और कोकेन, ओके, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोका प्लांट, इरिथ्रोजाइलम कोका नेटिव टू साउथ अमेरिका। कोकेन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक इज यूजुअली स्नोटेड, ये भी मतलब सूंघ कर लिया जाता है, ये ऐसा मतलब जो नशा किया जाता है ये सूंघ कर किया जाता है। इट हैज पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक्शन को स्टिमुलेट कर देता है। अगर स्टिमुलेट कर दे रहा है तो इंसान को कुछ पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, मतलब सारी एक्टिविटी बंद, दुनिया मतलब जाए भाड़ में, कोई मतलब नहीं है, इंसान को लगता है कि वही राजा है। प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या करता है, मतलब सेंस जो होता है, मतलब कि सेंस काम नहीं कर रहा होता है, एनर्जी कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है। मैंने आपको बताया ना कि इंसान को लगता है कि बस वही राजा है, एनर्जी कुछ टाइम के लिए इंक्रीज हो जाती है। एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकेन कॉजेज हेलुसिनेशंस, ओके, तो यहाँ पे एक्सेसिव डोज अगर कोई ले लेता है तो क्या कॉज हो जाता है, हेलुसिनेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी को इंक्रीज कर देता है कुछ टाइम के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, दीज डेज कैनाबिनाइड्स आर आल्सो बीइंग अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं, क्यों, क्योंकि भाई ये कुछ टाइम के लिए एनर्जी को इंक्रीज कर देगा और वो बंदा अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। अच्छा, मैंने आपको यहाँ पे एक बात और बताई थी, इसको लेने से क्या होगा, हाँ एनर्जी कुछ देर के लिए मतलब बढ़ जाएगी, लेकिन मैंने और क्या बताया आपको, प्रोड्यूसिंग सेंस ऑफ यूफोरिया, मतलब कि सोचने समझने की क्षमता कम हो जाएगी, क्यों, इट इंटरफेयर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर डोपामीन, मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा, और न्यूरो ट्रांसमीटर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होगा तो सिग्नल नहीं ट्रांसपोर्ट होगा, और सिग्नल नहीं ट्रांसपोर्ट होगा तो सोचने समझने की क्षमता नहीं होगी, ओके। ड्रग्स लाइक बार्बिचुरेट्स, एम्फिटामिन्स, बेंजोडाइजापिन्स, लिसर्जिक एसिड, diethyl amides and other similar drugs that are normally used to medicine to help patient cope with the mental illness। देखो जो नींद उनकी गोलियां आती हैं उनमें सब में कहीं ना कहीं मतलब कुछ बहुत लेस अमाउंट में यही सब मिला होता है। अब सोचो अगर जो मतलब स्लीपिंग पिल्स है या फिर पेन किलर है, वो मतलब जो टेबलेट होती है कितनी बड़ी होती है, लगभग इतनी बड़ी। तो अगर कोई इतने अमाउंट में ले रहा है, अगर कोई इतने अमाउंट में ले रहा है तो दर्द गायब हो रहा है, वो कहाँ जाके बाइंड हो रही है, कहाँ जाके बाइंड हो रही है, आपके न्यूरोट्रांसमीटर पे जाके बाइंड हो रही है। मतलब कि मैंने आपको बताया ना कि दर्द एहसास ही नहीं होगा। देखो अगर कोई इतना थोड़ा सा लेता है तो इतने टाइम्स होता है, इतने टाइम्स होता है, तो सोचो अगर इतने ज़्यादा अमाउंट में लिया जाएगा तो क्या होगा। ये जो इतने सारे तरीके के ड्रग्स हैं दैट आर नॉर्मली यूज्ड एज मेडिसिन टू हेल्प पेशेंट कोप विद द मेंटल इलनेस लाइक डिप्रेशन एंड इंसोम्निया। तो बस यही सारी कुछ बातें हैं, ओके। आगे चलते हैं और मैं आपको बताऊं टोबैको बहुत मतलब पहले से एज अ टोबैको हैज़ बीन यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स फॉर मोर देन 400 ईयर। 400 साल पहले से टोबैको लिया जा रहा है किस केस में, स्मोक करने के लिए। इट इज स्मोक च्यूड आर यूज्ड एज अ स्नफ। टोबैको कंटेन ए लार्ज नंबर ऑफ केमिकल सब्सटेंस इंक्लूडिंग, जिसमें क्या क्या होता है, निकोटीन एंड एल्कोलॉइड। निकोटीन स्टिमुलेट्स एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड पता है कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? एड्रिनलिन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है? एड्रिनलिन हार्मोन, जिसको आप किस नाम से जानते हो? फाइट एंड फ्लाइट के नाम से आपने पढ़ा है ना। ये क्या करती है? एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन इनटू ब्लड सर्कुलेशन। तो ये क्या करती है, मतलब
फालतू में एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट करती है। एड्रेनलिन हार्मोन पता है कब सिक्रेट होता है? जब आपके सामने कोई सांप आ जाता है, फिर आपको मतलब ये डिसाइड करना होता है मुझे भागना है या रुकना है, तब वहाँ पे क्या होता है, आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, आपको पसीने छूटने लगते हैं। अब सोचो ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है। अब सोचो फालतू में आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज हुए जा रहा है और हार्ट बीट तेज हुई जा रही है, तो ये सब नुकसान ही तो है। बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट बीट, तो ये हार्ट रेट को भी इंक्रीज कर देगा। स्मोकिंग एसोसिएटेड इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ कैंसरस ऑफ लंग, तो ऐसे में लंग कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड थ्रोट ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इम्फेसिस कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती है। हार्ट डिजीज इसलिए हो सकती है क्योंकि हार्ट बीट यहाँ पे बढ़ जाती है। गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। टोबैको च्यूइंग इज एसोसिएटेड विद द इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर इज ओरल कैविटी, तो ओरल कैविटी में तंबाकू चबाने के कारण कैंसर हो सकता है। आपने एड्स वगैरह में देखे हैं। यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, आपके ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन पे क्या बाइंड होता है, O2 बाइंड होता है नॉर्मली। यहाँ पे क्या होता है, स्मोकिंग इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो स्मोक कर रहा है, स्मोकिंग वाले केस में क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन बाइंड हो जाता है, किससे, कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड हो जाता है। तो आपकी बॉडी में क्या होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। कंटेंट इन ब्लड इज रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन से बाउंड ऑक्सीजन है, मतलब हीमो बाउंड जो ऑक्सीजन है उससे कम कर देता है। दिस केसेस ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन द बॉडी, मतलब कि ऑक्सीजन की डिफिशियंसी आ जाती है बॉडी में। ओके, इतनी बातें समझ में आई आपको। एल्डोलसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज, तो भाई देखो क्या होता है, एल्डोलसेंस मीन्स, एल्डोलसेंस का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो एक ऐसा पीरियड जहाँ पे क्या होता है, प्रोसेस ड्यूरिंग विच चाइल्ड बिकम्स मैच्योर इन टर्म्स ऑफ हिज हर एटीट्यूड एंड बिलीव फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। ओके, तो एल्डोलसेंस की मतलब बात करूँ तो ये ऐसा पीरियड होता है जो कि 12 से 18 तक का होता है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी बुक में भी लिखा है द पीरियड बिटवीन 12 to 18। तो यहाँ पे ये ऐसी एज होती है जिसमें व्यक्ति मतलब बड़ा हो रहा होता है, मैच्योर हो रहा होता है। ओके, मतलब ये जो 12 to 18 ईयर ऑफ द एज में बी थ्रू द एन एल्डोलसेंस पीरियड, इन अदर वर्ड एल्डोलसेंस इज द ब्राइट लिंकिंग चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। तो ये वाला पीरियड होता है 12 से 18 तक का। यहाँ पे इसके पहले चाइल्डहुड होता है, फिर इंसान अडल्ट हो जाता है, मतलब कि समझदार हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। कैसे मैच्योर हो जाता है, मतलब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे ये जो 12 से 18 वाला पीरियड होता है ना, इसका जो बिहेवियर होता है वो चेंज होने लग जाता है। यहीं से मतलब कि इंसान को अच्छा बनना है या बुरा बनना है, कैसा बनना है, वो बातें समझ में आने लग जाती हैं। इंसान को खुद भी समझ में आने लग जाती हैं, इस बच्चे को खुद भी समझ में आने लग जाती हैं। और यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हो, एक लिंक है किसके बीच का, एक अडल्ट और चाइल्डहुड का। ओके, एल्डोलसेंस इज accompanied by several biological and behavioral changes। तो बिहेवियर में चेंज होने के साथ साथ कुछ बायोलॉजिकल चेंजेस भी आते हैं, जैसा कि आप लास्ट के चैप्टर्स में पढ़ के आए हो। बायोलॉजिकल चेंजेस जैसे कि आवाज का चेंज हो जाना, ओके, और मेमोरी ग्लैंड का विकसित हो जाना और बियर्ड्स वगैरह आ जाना, ये सारी चेंजेस आने लगते हैं बॉडी में। और ये जो एल्डोलसेंस है, ये एक ऐसा टाइम है जब किसी बच्चे में मेंटल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होने लगता है, मतलब कि बच्चा मेंटली और साइकोलॉजिकली भी मैच्योर होता रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब एक वर्ड में कह सकते हो भाई ये बनने और बिगड़ने की उम्र है। तो इसे ये मतलब एल्डोलसेंस को आपके इस चैप्टर में क्यों इंक्लूड किया गया है, मैं आपको बताऊं। बनने या बिगड़ने मतलब कि ये जो अल्कोहल अब्यूज वगैरह है, स्मोक कहाँ से स्टार्ट होते हैं, यही कुछ एज होती है। अगर अच्छी संगत मिली, अगर बच्चे के दिमाग में अच्छी बातें भरी गई तो अच्छी बातें ले लेगा और उससे कंटिन्यू कर देगा आगे। बातें समझ रहे हो आप? अगर बच्चे को अच्छी चीजें सिखाई गई तो अच्छी बातें गेन करेगा और उसे आगे कंटिन्यू कर देगा। और बच्चे को गलत बातें सिखाई गई तो वो गलत बातें ले लेगा और उसे आगे कंटिन्यू करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है भाई संगत अच्छी रखो, और माँ बाप जो कह रहे हैं वो बातें सुनो, टीचर्स जो बातें बोल रहे हैं वो बातें सुनो, बड़े भाई बहन जो बातें समझा रहे हैं, बता रहे हैं, उसे सुनो।
ओके, बातें समझ में आ रही हैं आपको? ये सारी बातें ध्यान देना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, अल्कोहल अब्यूज़ वगैरह के चक्कर में ना पड़ो। और कोई भी बंदा इन मतलब कोई भी बच्चा इन सब चीज़ों में कब पड़ता है, जब उसकी संगत गलत हो जाती है और मम्मी पापा पेरेंट्स का कहना नहीं मानता है, टीचर्स बड़े भाई बहन का कहना नहीं मानता है, तो वो गलत संगत में आ जाता है और कहीं ना कहीं मतलब जो आगे की लाइफ है उसकी बैंड बजा लेता है। हाँ, उस बच्चे को मतलब उस टाइम पे देखने में ये चीज़ें अच्छी लगेंगी कि जैसा कि वो मूवी वगैरह में देखता है, देखने में काफ़ी कूल लगता है। हीरो जो है वो क्या करता है, मुंह में सिगरेट डालता है और मतलब सुट्टा उट्टा मारता है। हाँ, देखने में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, चार्मिंग लगता है, कूल लगता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये भाई रियल लाइफ में ये सारी चीज़ें नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर रियल लाइफ में आपने ये सब किया तो लाइफ की आगे बैंड बजने वाली है। तो अगर इस टाइम पे आप खुद को जितना मतलब घिसोगे इन द सेंस, मतलब कि जितना आप वर्क करोगे, खुद को जितना तपाओगे, आगे की लाइफ उतनी अच्छी होने वाली है। और इस पीरियड में खुद को जितना मतलब शौक में रखोगे, खुद को जितना मौज में रखोगे कि हाँ भाई दारू पियो, सिगरेट पियो और सुट्टा मारो और जो मतलब तमाम तरीके का स्मोक होता है, चरस गांजा अफीम पी लो, हाँ उस टाइम पे आपको अच्छा लगेगा, कूल लगेगा। लेकिन आगे की लाइफ बेकार होगी। तो ये अच्छा है कि आप ये इतने टाइम वर्क कर लो, हार्ड वर्क कर लो, पढ़ लिख लो भाई अच्छे से, तो आगे की लाइफ अच्छी जाएगी। तो भाई यहाँ पे यही सारी बातें हैं। ओके, यहाँ पे एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। तो देखो यार क्या होता है कि अगर कोई बंदा सपोज मतलब कि एक पैक दारू पीता है, देखो ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है, क्रियोसिटी से ये सारी चीज़ें शुरू होती हैं कि भाई पी के देखो कैसा लगता है, वो पी रहा था मतलब देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था, यहाँ से शुरू होती हैं, पी के देखो कैसे लगता है। या फिर यहाँ से शुरू होता है कि कोई एग्जाम में फेल हो गया, डिप्रेशन है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। फिर वो बंदा एक बार फर्स्ट टाइम जब पिएगा तब तो एक पैक लिया, फिर मैंने आपको बताया कि रिसेप्टर पे जाके बाइंड होता है। ओके, तो अब एक बार तो वो पी लिया, उसके रिसेप्टर नहीं मानेंगे भाई, रिसेप्टर को फिर से चाहिए। वो भी रिसेप्टर को कैसे चाहिए, एक पैक नहीं दो पैक चाहिए, मतलब कि जितना आपने फर्स्ट टाइम लिया था उससे ज़्यादा चाहिए आपके रिसेप्टर को। तो ऐसे करके इंसान जो है इसका एडिक्ट बन जाता है, इस पर डिपेंड हो जाता है। मैं आपको बताऊं कि अगर एक बार इंसान ने शुरू किया तो उसे दूसरी बार चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके रिसेप्टर उसको याद दिलाते रहेंगे, रिसेप्टर नहीं मानेंगे। ओके, तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि सारी चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती हैं, या तो क्रियोसिटी से, या तो किसी ने किसी मूवी में देखा, हाँ भाई हीरो पी रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब उस बच्चे को मतलब अच्छा लगेगा कि हाँ ये जो चाइल्ड है इसको ना ये सारी चीज़ें देख के काफ़ी अच्छी लगेगी, दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, तो इसको लगेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें अच्छी हैं। और हाँ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि जैसा मतलब ये इंसान जो है, जो एक बार पिया अब वो इसका एडिक्ट हो गया। एडिक्ट क्यों हो गया, क्योंकि उसके रिसेप्टर नहीं मान रहे हैं। तो अब अगर ये बंदा मतलब बहुत परेशान हो गया, अब उसके पास पीने के लिए पैसे नहीं है, अगर वो छोड़ना चाहेगा तो यहाँ पे उसे विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा, उसे एनेक्सिटी होगी, सेकनेस होगी, नोजिया हो जाएगा, स्वेटिंग हो जाएगी, इतनी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन क्या दारू छूटेगी, स्मोकिंग छूटेगी? नहीं छूटेगी। ओके, तो इसलिए भाई पहली बार ही ना पियो, फिर चाहे वो क्रियोसिटी के लिए पी रहे हो, चाहे फेल हो गए हो इसलिए पी रहे हो, चाहे ब्रेकअप हुआ हो इसलिए, लेकिन मतलब हाथ ही ना लगाओ। ओके, देखो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ पे बाइंड होते हैं, सीएनएस पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, माइंड में, मतलब इंसान को होशो हवास ही नहीं रहता। मैंने आपको बताया ना कि इंसान को लगता है, फिर वो खुश रहता है, इंसान को लगता है कि मतलब वही राजा है। ये आपके मतलब माइंड के फंक्शन को एकदम स्लो डाउन कर देते हैं। ओके, बातें समझ में आ रही हैं आपको? अब यहाँ पे देखते हैं इफेक्ट के बारे में। इफेक्ट, अगर कोई बंदा पीता है तो तुरंत तो मतलब एकदम वायलेंस वाले मूड में आ जाएगा, एकदम एक्साइटेड रहेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी अंदर से खराब हो रही होगी। वैसे इफेक्ट तो आपने खुद ही देखे होंगे, पी के लोग पड़े रहते हैं। ओके,
और इफेक्ट जैसा कि मैंने बताया कि विड्रॉल, अगर कोई छोड़ना चाहता है तो वहाँ पे विड्रॉल सिंड्रोम हो जाएगा। और पीने के बाद क्या क्या इफेक्ट होते हैं, वायलेंस मचाने लग जाता है बंदा, एक्साइटेड हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ओके। और अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहा है बंदा, फर्स्ट टाइम, तो वो कोमा में जा सकता है, डेथ भी हो सकती है, रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है, सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अगर एक्सेस अमाउंट में फर्स्ट टाइम ले रहा है तो। मतलब एक कम्बिनेशन ऑफ ड्रग आर देयर इनटेक अलॉन्ग विद द अल्कोहल जनरली रिजल्ट ऑफ ओवरडोजिंग एंड इवेंट डेथ, तो यहाँ पे डेथ तक पहुंचा सकता है। द मोस्ट कॉमन वार्मिंग साइन ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग यूथ इंक्लूड ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस ऑफ स्कूल कॉलेजेस, देख रहे हो सारी बातें, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल, आइसोलेशन। अगर कोई ज़्यादा ले रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीवर सिरोसिस एक डिजीज़ हो जाएगी, लीवर सिरोसिस हो जाएगा। इस डिजीज़ में क्या होगा, अगर कोई ज़्यादा स्मोक कर रहा है, ड्रग वगैरह ज़्यादा ले रहा है तो क्या होगा, द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग एंड एल्कोहल डैमेज नर्वस सिस्टम तो जा ही रहा है, वो तो है ही, एंड लीवर सिरोसिस भी हो जाएगा। लीवर सिरोसिस में मैं आपको बताऊं कि क्या होता है, जो लीवर होता है वो साइज में बढ़ने लगता है। अब साइज में बढ़ने क्यों लगता है, क्योंकि लीवर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा होता है, तो वो अपनी साइज को बढ़ाने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जब लीवर फेल हो जाता है और इंसान की डेथ हो जाती है। और द यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो यहाँ पे फीटस पे भी इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है, ओके। अनदर मिसयूज ऑफ ड्रग इज व्हाट सर्टेन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द इनहेंस देयर परफॉर्मेंस, द मिसयूज। फर्स्ट थिंग तो जो एथलीट्स होते हैं वो इसका मिसयूज करते हैं। मिसयूज कैसे करते हैं, मतलब कि वो अगेंस्ट जो पार्टी है इनके, उसके लिए तो मिसयूज है, लेकिन हाँ वो पर्टिकुलर बंदा जो है वो अपने लिए यूज ही कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो मतलब अच्छा परफॉर्म करेगा तो सामने वाला जो अपोजिशन वाली पार्टी है वो हार जाएगी, उसके लिए मिसयूज हुआ, लेकिन इसके लिए तो यूज ही होगा क्योंकि अच्छा परफॉर्म करेगा और ये जीत जाएगा। और मैं आपको बताऊं इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि अगर कोई फीमेल है तो उसमें मेल वाले कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे, अगर कोई मेल है वो इसको ज़्यादा यूज़ कर रहा है ड्रग एंड अल्कोहल को, तो उसमें फीमेल वाले कुछ कैरेक्टर आ जाएंगे। फीमेल में जैसे मतलब कि इंक्रीज एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स हो जाएगा, एंड डिप्रेशन, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाएगा, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ ऑफ द फेस एंड बॉडी, तो ये सारे केसेस कुछ देखने के लिए मिलेंगे। और अगर कोई मेल है तो यहाँ पे भी साइड इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। इनमें कुछ फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, मेल में कुछ फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, ये सब साइड इफेक्ट है। इंक्लूड्स एक्ने, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, रिडक्शन ऑफ साइज ऑफ द टेस्टिकल्स एंड डिक्रीज स्पर्म प्रोडक्शन। तो अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं बंदा स्टेराइल भी हो सकता है। और पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लीवर, और किडनी भी फेल हो सकते हैं। ब्रेस्ट इनलार्जमेंट, फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मेल में फीमेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे, फीमेल में मेल वाले कैरेक्टर आ जाएंगे। एंड प्रिवेंशन ऑफ, और अब तो ये सब इसके मिसयूज हो सकते हैं, कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ओके। तो अब हम क्या देखते हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, में हम क्या देखते हैं, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। तो भाई जो बच्चा है उसे अपने मन से, उसकी मर्जी जो है उसे अपने हिसाब से पर्सनालिटी चॉइस करने दीजिए, उसे क्या बनना है, क्या करना है आगे, ओके। और एजुकेशन एंड काउंसलिंग, तो मतलब जो पेरेंट्स हैं उन्हें बच्चों को प्रॉब्लम फेस करना सिखाना चाहिए, प्रॉब्लम्स मतलब फेलियर को एक्सेप्ट करना सिखाना चाहिए, उन्हें स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। पेरेंट्स को ये सारी बातें समझानी चाहिए कि भाई लाइफ है, लाइफ में फेलियर्स आते रहते हैं, तो इसे लेके
डिसपॉइंट ना हुआ जाए, इसे फेलियर्स को एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि फेलियर कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर ही ले जाता है। और थर्ड पॉइंट पे सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, तो अपने पेरेंट्स से भी ये सारी बातें एंड थर्ड पॉइंट पे देखते हैं सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। ओके, और लुकिंग फॉर डेंजरस साइन, अगर कोई है कि मतलब सपोज आपका फ्रेंड है, तो आपको फ्रेंड होने का कर्तव्य अच्छे से निभाना है। अच्छे से निभाना है, कैसे निभाना है, मतलब कि अगर आपका फ्रेंड इन सब चक्करों में पड़ जाता है तो उसके मतलब पेरेंट्स से आपको जल्द से जल्द उसके पेरेंट्स को ये सारी बातें बता देनी है, ऐसी ऐसी बातें हैं, तो उसके पेरेंट्स मतलब उसको समझाएंगे अपना। सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, अगर किसी को ये सब लत लग चुकी है, अगर कोई पूरी तरीके से एडिक्ट हो चुका है, तो उसे साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए। इतने सारे मतलब साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र पे जाना चाहिए। तो यार मैं फर्स्ट थिंग बताऊं कि इन सब चक्रों में पड़ो ही ना। ओके, तो यार मैं आपको बताऊं कि और अगर कोई इन सब चक्रों में पड़ चुका है और अगर कोई प्रॉपर तरीके से एडिक्ट हो चुका है अल्कोहल एंड ड्रग्स का, अगर कोई अल्कोहल एंड ड्रग्स का एडिक्ट हो चुका है, तो उसे अच्छे से साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इतने अच्छे से। और अगर कोई मतलब प्रॉपर तरीके से एडिक्ट हो चुका है अल्कोहल एंड ड्रग्स का, तो उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए, कि जिससे वो मतलब जो नशा है उसका मतलब जो एडिक्शन है उसका वो धीरे धीरे छूट सके। और अगर वो अचानक से छोड़ने की कोशिश करेगा, तो मैंने आपको बताया विड्रॉल सिंड्रोम देखने के लिए मिलेगा, डिजीज़ हो जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ओके, पसीने छूट जाएंगे, लेकिन मतलब ऐसे अचानक से नहीं छूट सकता है, तो उसके लिए साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहिए। इतने सारे ऐड वगैरह देखने के लिए मिलते रहते हैं। ओके, तो यार फर्स्ट थिंग मैं बताऊं कि इन सब चक्कर में पड़ा ही ना जाए, एक मतलब हेल्दी लाइफ जीने की कोशिश की जाए, सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहने की कोशिश की जाए। आपने देखा होगा अपनी सोसाइटी में अगर कोई चढ़ा लेता है ना, मतलब सुट्टा उट्टा जो मारते हैं, उन्हें सोसाइटी में बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है और वो सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से रहते भी नहीं हैं, क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड में थोड़ी होते हैं। तो यार इसलिए मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा ना करें। और हाँ, जो बातें आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उन्हें आप देख लीजिए। ओके, और अगर आपने लास्ट के वीडियोस नहीं देख रखे हैं, तो मैं वापस बोलती हूँ कि भाई देख लो, क्योंकि यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिला होगा कि कितनी सारी बातें लास्ट के वीडियोस पे डिपेंड कर रही थी। तो फ्रेंड्स, होप है आपको सारी बातें यहाँ पे समझ में आई होंगी। ओके, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स के शेयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इफ यू वांट टू मोर वीडियोस, सो फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब m.m एजुकेशन यूट्यूब चैनल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।